परमानेंट बिहारी रहती हैं आप या आती जाती रहती हैं? मैं परमानेंट बिहार ही रहती हूँ। नौकरी किया आपने बिहार सरकार में? बिहार सरकार में नौकरी की, नीतीश जी के काफ़ी करीब हमने नौकरी की। क्या इस पर मुद्दे रहेंगे या बिना मुद्दों का इलेक्शन होगा? जो इलेक्शन होते हैं बिहार में वो बिना मुद्दों के ही होता है। आपके परिवार की पॉलिटिक्स का आपके ऊपर कितना प्रभाव था? हमने एक अलग तरह का माहौल बचपन से देखा है। आपको पता होगा कि करप्शन कैसे की जाती है। पूरी व्यवस्था करप्ट। तो अभी तो आप किसी का नाम भी ले सकते हैं ना कि भाई ये करप्ट बंदा है। नीतीश जी करप्ट नहीं। आपके पिता करप्ट थे? जब 2020 में आपने ये तय किया कि मुझे बिहार में चुनाव लड़ना है, हम जानते थे कि हम हारेंगे। कितने पैसे हैं आपके पार्टी फंड में? उतने पैसे हैं जितने से कि पार्टी अच्छे से चल जाएगी, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक ऐसी पार्टी चलाएं जिसमें सारे कैंडिडेट महिलाएं हों? नहीं, और मुझे लगता है कि ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ इन 5 सालों की राजनीति में बिहार में आने के बाद? हम बस इतना ही कहेंगे कि ये जो पूरा जो एक माहौल है वो एक महिला विरोधी माहौल है। क्या आप मानती हैं कि आप जीत जाएंगी? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। सेम कहते हैं कि बिहार जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। राज्य लैंडलॉक नहीं होते हैं। इट्स सच अ स्टूपिड थिंग टू से। कंट्रीज लैंडलॉक्ड होती हैं। अभी तो बिजली माफ कर दिया 125। नीतीश जी ये कर ही नहीं सकते। 1 अगस्त से कर रहे हैं। वो कर ही नहीं सकती, किसी और ने डिसीजन लिया है। He's always been against freebies। बिहार में जातीय गणित बहुत हावी है, उसके इतर आप राजनीति नहीं कर सकते। मैं वैसी राजनीति नहीं करूंगी। अगर मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि आपकी कास्ट क्या, आप नाराज हो जाएंगी? हाँ, मुझे लगता है कि नाराज कम आप नजर नहीं आ रही हैं प्रशांत से। he is just one of them। क्या आप उनके फंडिंग का सोर्स जानना चाहती हैं? बताना ही चाहिए। फिर आप अपना क्यों नहीं बताती हैं? क्या आपको हमारा पैसा और उनका पैसा एक ही जैसा दिख रहा है? क्या आप मानती हैं कि बदलाव बिना गठबंधन और बिना जमीनी साझेदारी के बेहतर हो सकता है? नीतीश जी, तेजस्वी जी, चिराग पासवान जी और प्रशांत किशोर जी ये एक सेंटेंस में नहीं फिट होते। तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? रिडंडेंट है कि वो हमें कैसे लगते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा क्यों हो गया है हमारे देश में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद कि नेता का स्किल्स मायने नहीं रखता। डॉक्टर का तो मायने रखता है आज भी, इंजीनियर का मायने रखता है आज भी, लेकिन नेता हमेशा हमें कोई भी चलता है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप मुझे मॉलिटिक्स पर देख रहे हैं। ये हमारा शो ऑन द रिकॉर्ड है, बिहार इलेक्शन स्पेशल। आज की जो हमारी मेहमान हैं वो प्लूरल्स पार्टी की मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुष्पम। थैंक यू। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ बिल्कुल। और क्या चल रहा है? राजनीति चल रही है। तो बिहार में 6 वर्षों से राजनीति ही चल रही। तो इस समय तो बिहार में पूरा इलेक्शन का माहौल है। सब लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़े वादे कर रहे हैं। पीएम साहब भी अभी पिछले दिनों आए थे, 2-3 दिन पहले। आपको बिहार में क्या समझ में आ रहा है? ये इलेक्शन किस तरीके से इस बार होने वाला है? क्या इस पर मुद्दे रहेंगे या बिना मुद्दों का इलेक्शन होगा? अगर मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दूं तो जो इलेक्शन होते हैं बिहार में वो बिना मुद्दों के ही होते हैं। अगर मुद्दे की हम चर्चा करें, मुद्दा का मतलब क्या होता है, अगर उसकी चर्चा करें तो मुद्दा होता है जो लोगों के जीवन में जो अभाव है, वो मुद्दे होते हैं। कहीं भी होने चाहिए। True। बिहार में जो अभाव हैं जो कि मैसिव हैं, ये सब कोई जुमले वाली बात तो नहीं है। कागज पे हम देश में सबसे पीछे हैं। 28वें नंबर पर थे, आज भी 28वें नंबर। हमेशा से बीमारू राज्य का जो तगमा 70 के दशक में लगा था वो आज भी है। बिल्कुल सही बोला आपने कि बीमारू राज्यों में से हम हमेशा से थे और आज भी हैं। और ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। बीमारू राज्य का जो मतलब है, जो पैरामीटर्स हैं जिसपे कि हम पीछे हैं। हमारे यहाँ माल नरिशमेंट सबसे ज्यादा है। 50% जो हमारी जनसंख्या है, जो बच्चे हैं आई मीन, वो माल नरिश्ड हैं। ये एक बहुत ही गंभीर आंकड़ा है। हमारे यहाँ किसी भी तरीके की नौकरियां नहीं है, किसी भी तरीके के अवसर नहीं है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो दिन ब दिन पीछे ही चलती चली जा रही है। इनफैक्ट अगर आप उच्च शिक्षा देखिए तो उच्च शिक्षा तो पिछले 20 वर्षों में इतनी सड़ती चली जा रही है। अच्छे प्रोफेसर्स, वो प्रोफेसर जिनमें कोई भी टैलेंट नहीं है, वो भी सब मिक्स्ड हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि मोती और कीचड़ सब मिक्स्ड हैं, जिसमें कि जो अच्छे प्रोफेसर्स होते हैं उनको सफ़र करना पड़ता है। ये हर जगह इसी तरीके की चीज़ होती है।
लेकिन इन मुद्दों पे राजनीति नहीं होती है, क्योंकि वो मायने नहीं रखते, क्योंकि वो एक अलग तरीके का मुद्दा बनाते आए हैं। और अगर इन मुद्दों पे बात करेंगे तो उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा, जो कि बहुत ही पुअर रिपोर्ट कार्ड होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ तो किया नहीं है, कुछ मैसिव किया नहीं है कि पॉवर्टी रिड्यूस किया जा सके, पॉवर्टी का जो ट्रैप है उसमें से लोगों को बाहर निकाला जा सके। दे हैव डन नथिंग। और 2020 में जब हम आए यहाँ पे तो हमारा जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि इंडस्ट्रियलाइज करना पड़ेगा बिहार को। हमने एक कैंपेन भी चलाया था जिसका नाम था लेट्स ओपन बिहार। बाकी सारी चीजें जो आप गिनाते हैं कि हम शिक्षा में ये कर देंगे, स्वास्थ्य में ये कर देंगे, सड़कें बना देंगे, बिजली दे देंगे, ये तो रूटीन वर्क है। उन्होंने सब कुछ सिर्फ बर्बाद किया है। यहाँ पे जो पॉलिसी बनाने का तरीका है वो ड्रैकोनियन है। मतलब एक जगह लोग बैठते हैं, वहाँ जहाँ पे वोट बैंक का फायदा होगा वैसी वो पॉलिसी बनाते हैं। वो पॉलिसी ठीक से लागू भी नहीं होती, लेकिन वो वहाँ पे बैठ के पॉलिसी बनाते हैं, बस इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अगर आपने कुछ भी वहाँ पे योजना की घोषणा की, क्या वो लोगों तक पहुँचा, उसकी भी मॉनिटर नहीं करते। जब हमने ये कहा कि जब तक उद्योग नहीं लगेंगे तब तक बिहार नहीं बदल सकता, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। और ये फैक्ट तो आप 14 करोड़ जनसंख्या को कितनी सरकारी नौकरी दे देंगे? दे ही नहीं सकते। वो कैपेसिटी नहीं हमारे स्टेट की। अगर आप देना चाहेंगे भी तो आपको रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। वो आप कहाँ से करेंगे? उसके लिए तो पूरे राज्य को पहले समृद्ध होना पड़ेगा। उसके लिए तो भी इन आपके लोगों पास ने, प्लान नहीं है, आवक है नहीं, कर्जे में आप डूब रहे हैं, आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। हम ये बात आपसे पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो गया है हमारे देश में आज़ादी के 77 वर्षों के बाद कि नेता का स्किल्स मायने नहीं रखता। डॉक्टर का तो मायने रखता है आज भी, इंजीनियर का मायने रखता है आज भी, लेकिन नेता हमेशा हमें कोई भी चलता है, उसको 3-4 बस ट्रिक्स आने चाहिए और हम उसको नेता स्वीकारने के लिए तैयार रहते हैं। वो स्किल्स चाहिए, पॉलिसी मेकिंग की स्किल्स चाहिए, एंड यू कैन नॉट से कि वो तो हमारे लिए ब्यूरोक्रेट कर लेंगे। तो इसमें पुष्पम गलती सिर्फ उन नेताओं की तो नहीं है ना, आम जनता की है, वोटर्स की भी है, क्योंकि उनका चुनाव वो सिर्फ 4 स्किल पे ही काम कर जाता है। लेकिन इसमें भी गलती नेताओं की है। किसी भी जगह के आगे बढ़ने, अगर आप समृद्ध देशों को देखें, जो एडवांस डेमोक्रेसीज हैं उनको देखें, वो क्यों आज एडवांस है? वहाँ भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं पास्ट में, बट एक चीज जो उनके पास बहुत ही स्ट्रांग है वो इंस्टीट्यूशंस, और वो इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करना चाहते हैं। वो शिक्षा से आता है। आपने शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, आपने स्कूलों की हालत और भी चौपट कर दी, तो वो प्रश्न पूछने की भी जो कैपेसिटी है वो कहाँ से आएगी जनता में? हम आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि आज से हम ये आपको पूछना चाहेंगे, हमारा एक फैमिली बैकग्राउंड राजनीति का रहा है और ये बहुत ही माशाल्लाह काफी मजबूत रहा है मजबूत रहा है, और वो रास्ता चुना जा सकता था। और उस दिन अगर हम नेतागिरी करते, परिवारवाद का वो विरासत ले लेते, तो शायद आज आप भी सांसद होते। हाँ, तो हम कहीं और होते। और एक चीज जो है वो आपको नहीं करने दिया, एक चीज जिसने हमें वो नहीं करने दिया वो है एजुकेशन। और जब हम 2000 आप कह सकते हैं अराउंड 2014 हमने निर्णय लिया कि हम वो स्किल्स ग्रहण करेंगे, पॉलिसी मेकिंग की स्किल्स ग्रहण करेंगे कि बिहार को बदलेंगे कैसे। दैट्स द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि बदलेंगे कैसे, कौन सी पॉलिसीज बनाएंगे जिससे हम उस पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। और उस वक्त में और आज के वक्त में सिर्फ एक ही चीज हमारे बारे में बदली, इंटेंशन वही है कि बिहार बदलना है, हार्ड वर्क वही है, बट द ओनली थिंग दैट इज चेंज्ड इज एजुकेशन, एंड दैट कंप्लीटली चेंजेस यू। तो अगर हम जनता से ये एक्सपेक्ट करते हैं, कोई भी व्यक्ति, कि जनता ये सोचे कि इन्होंने काम नहीं किया तो हम इनको वोट नहीं करेंगे, इन्होंने जाति की बात की, जाति से हमारा उत्थान नहीं हो रहा तो हम इनको वोट नहीं करेंगे, हमारा सड़ा व्यवस्था है, स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं, हम वोट नहीं करेंगे, तो आपको पहले उनको एजुकेट करना पड़ेगा। ट्रू। पर अगर आप चुनाव में आ रही हैं, इस बार 2020 में भी आप आई और बहुत धूमधड़ाम से आपका इंट्रोडक्शन हुआ था, न सिर्फ बिहार के लोगों के साथ बल्कि देश भर के लोगों के साथ। बट सवाल करने के लिए लोग ये भी सवाल करेंगे कि जो आपका विज़न है, जो आप मुझसे मेरे इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कह रही हैं या फिर तमाम वीडियोस के माध्यम से आप कहती हैं, वो ग्राउंड पे कैसे आएगा? ग्राउंड पे भी आपका सिर्फ एक आइडिया ही है। वो आइडिया तब साकार होगा जब आपके पास लोग होंगे,
आपके लोग विधानसभा में बैठेंगे या संसदीय सभा में बैठेंगे, तब जाके शायद आप उस पॉलिसी का हिस्सा बन पाएँ, कोई अपना आइडिएशन दे पाएँ। आप बिहार में बहुत समय से हैं, आपको मालूम है कि अगर आप अपने कुछ बेहतर आइडिया लेके जाएंगे किसी को देने के लिए तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। उनके पास बेहतर आइडियाज़ हैं आपको देने के लिए। हाँ, तो ऐसे कंडीशन में फिर आप अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएंगे? आपने सही बात कही है कि वो जगह है जहाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। लेकिन हम आपसे एक चीज़ पूछते हैं कि अगर हम सिर्फ यही एम लेके और राजनीति करें कि हमें वहाँ पे जाके बैठ जाना है, सदन में हमें पहुँच जाना है या संसद में हमें कैसे भी पहुँच जाना है, तो क्या वहाँ बैठ के किसी भी तरीके से हम कुछ भी बदल पाएंगे अगर हम किसी पार्टी में घुसते हैं? नहीं, लेकिन आपका विजन ये भी तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ सांसद बनना है। आपका विजन उसके आगे का है। सांसद आपके रास्ते का हिस्सा है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट है। उसी तरीके से जैसे वो जो कि हम करना चाहते हैं उसके लिए सही तरीके की राजनीति करना भी इंस्ट्रूमेंट है। अगर आज हम नीतीश जी की पार्टी ज्वाइन कर लें, नीतीश जी नेता है, डिसीजन मेकिंग कहाँ है? अनफॉर्चुनेटली हमारे राज्य में, हमारे देश में जो ये सिस्टम बनाया गया था वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम का, डज इट वर्क? आज भी मुख्यमंत्री के चेहरे पे चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव होते हैं। वो तो सही डेमोक्रेसी नहीं है, वो तो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ही नहीं। पर ये प्रक्रिया तो हमेशा शुरू से ऐसी रही है, तो वो गलत है एंड वी नीड टू चेंज दैट। और अगर हम वहां पे नीतीश जी के लिए काम करने के लिए पहुंच गए, हम कुछ नहीं कर पाएंगे बिकॉज ही इज द डिसीजन मेकर। वो वही करेंगे जो कि वो करना चाहते हैं। आप उनको शायद बोल भी नहीं पाए बिकॉज ही वुडंट लाइक इट कि आप उनको राय दें। आज देखिए, आज आप हमें छोड़ दीजिए, आप जो हालत है आप वो देखिए। एक गुट है महागठबंधन, उसके नेता कौन है? 243 विधायक सदन पहुंचते हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेता है? पहले कह सकते थे लालू जी डिसीजन लेते थे, अब तेजस्वी जी डिसीजन लेते हैं, और कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि नहीं अब उनके कोई बहुत खास है वो लेते हैं, व्हाटएवर। बट वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड है। पावर वैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड है जैसे कि इंदिरा गांधी जी के वक्त में सेंट्रलाइज्ड था, एंड दैट नीड्स टू चेंज। अनफॉर्चुनेटली वो जो पूरा आंदोलन हुआ था जयप्रकाश नारायण जी का, वो इस सेंट्रलाइजेशन को खत्म करने के लिए हुआ था। लेकिन जो भी लोग आए उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है तब से कि आज तक वो सेंट्रलाइज्ड ही है। तो हम तभी बदल पाएंगे जब हम सही राजनीति करके वहां पहुंचे। आप जेपी मूवमेंट को और उस दौरान जो इमरजेंसी लगी थी उस पर आपके विचार और राय क्या है? देखिए, कांग्रेस में एक ऐसा वक्त आया था जबकि पावर पीएमओ में सेंट्रलाइज था। ये तो फैक्ट्स हैं। और एक जो हम अभी आपको कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, आज भी वही है। आज जो पावर है वो पीएमओ में और सीएमओ में सेंट्रलाइज्ड है। उस वक्त में ऐसा पहली बार हुआ था हमारे देश के इतिहास में, जो कांग्रेस पार्टी थी जिसने देश को एक सही ट्रैक पे डाला। जवाहरलाल नेहरू जी का जो पूरा एक प्लान था इकोनॉमी बनाने का, इंस्टीट्यूशंस बनाने का, जो सही ट्रैक पे आया। और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी आए। वी वर फॉर्चुनेट इन ऑल दोज एरियाज। ऐसे लोग हमें मिले, हम आगे बढ़े। लेकिन धीरे धीरे फैक्शंस बनने लगे थे कांग्रेस में। और जो इंदिरा गांधी जी का वक्त आया उसमें सारा पावर पीएमओ में सेंट्रलाइज था। इमरजेंसी उसमें से ही, उसी सेंट्रलाइजेशन को दिखाने का आप कह सकते हैं एक वन ऑफ दोज थिंग्स वाज इमरजेंसी, व्हिच वाज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। फिर जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ। जयप्रकाश नारायण जी बहुत बड़े नेता थे, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। और जो उनके पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि ये सेंट्रलाइजेशन जो है पावर का, एक व्यक्ति निर्णय लेगा, एक ऑफिस निर्णय लेगा, और सब जो है वो उनके पॉन बन के रहेंगे। वो जो है ना यस मैन वाला जो पूरा एक कल्चर शुरू हुआ था वो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने जो वो पूरा आंदोलन किया उसका ये एम था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। वो संपूर्ण क्रांति जो लागू हो जानी चाहिए थी, इम्प्लीमेंटेशन में, एग्जीक्यूशन में, वो आज तक नहीं हो पाया है। आपके परिवार में बचपन से ही राजनीतिक का माहौल रहा होगा, है ना? और कई सारे नेताओं को आपने बहुत करीब से देखा होगा, बहुत सारी ऐसी बातें भी सुनी होंगी जो शायद तब एक पल को ठीक हो सकती थी, पर आज अगर आपको याद आता होगा तो वो ठीक नहीं लगता होगा। मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि अगर आप
कि सही में मतलब एक अलग विचारधारा है जिसमें आप बिहार को लेकर के अच्छा सोचते हैं, ईमानदार छवि रखते हैं अपने मन में, तो उस कंडीशन में वो चीज़ें ख़राब लगती होंगी। आप जब शेप हो रहे थे या आपका परिवार आपको शेप कर रहा था या एजुकेशन में शेप हो रहे थे, तो उस दौरान आपके परिवार की पॉलिटिक्स का आपके ऊपर कितना प्रभाव था? हाँ, आपने सही कहा कि हमने नेताओं को बचपन से देखा है और लिव्ड एक्सपीरियंस जो होता है वो सोशल कंडीशनिंग से बहुत प्रभावित होता है। हमारा भी रहा होगा। हम आज ये सोचते हैं जब ये प्रश्न पूछे जाते हैं, हमारे जो एक्वेंटेंस है वो भी पूछते हैं कि शायद आप इसलिए राजनीति कर रहे हैं क्योंकि आपने राजनीति बहुत क्लोजली देखी है, लेकिन हमने नहीं देखी है, सो वी डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। हो सकता है, आई डोंट हैव अ काउंटर फैक्चुअल। हमें ये नहीं मालूम कि अगर हम किसी और परिवार में होते, तो शायद डॉक्टर्स के परिवार में होते तो हम उस प्रोफेशन को ज्यादा क्लोजली देखते। तो भले ही हम अपने परिवार के खिलाफ जाके भी करते तो शायद डॉक्टर बनना पसंद करते। हमने एक अलग तरह का माहौल बचपन से देखा है। अदरवाइज भी हमारी उम्र के जो लोग हैं उन्होंने भारत में एक अलग तरह का माहौल देखा है। हम फॉर्चुनेट रहे हैं उस चीज में। हम जब छोटे थे तो हमारे परिवार के लोग कांग्रेसी थे। हमारे पिताजी ने राजनीति NSUI के प्रेसिडेंट के रूप में शुरुआत की थी। LNMU के वो स्टूडेंट थे और इंदिरा गांधी जी के वो आपके भक्त थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, और उनकी बहुत सारी किस्से हैं। एक बार इंदिरा गांधी जी ने उनको लौंग दिया था, तो उनको बहुत फॉन्ड उनकी यादें हैं, मतलब थी। ही इज नो मोर। लौंग से मतलब इंदिरा गांधी जी इज लाइक शी वाज अ प्राइम मिनिस्टर। ऑफरिंग लौंग, लौंग खाने वाला लौंग। हाँ वही। हाँ, और ये तो एक मामूली स्टूडेंट थे। हाँ। तो वो उनसे मिलने के लिए दिल्ली गए थे कि हमारा नाम NSUI के प्रेसिडेंट में आना चाहिए। और वो उस वक्त में जो यंग बच्चे होते हैं और यूनिवर्सिटीज में होते हैं। नेशनल प्रेसिडेंट थे, स्टेट प्रेसिडेंट थे? LNMU के प्रेसिडेंट। अच्छा। तो वहां पे वो अपना गए, पहुंचे, हाँ, यूनिवर्सिटी के। तो उनको शी हैड लौंग, तो उन्होंने उनको खोल के लौंग दिया खाने के लिए। तो ये उनकी मेमोरी है, जो कि आई एम सो स्पेशल, एवरीवन लुक एट दैट। इंदिरा गांधी जी, इट वाज नॉट जस्ट बिकॉज शी वाज प्रधानमंत्री, शी वाज दैट काइंड ऑफ प्रधानमंत्री। तो वो उनको मेमोरीज। आयरन लेडी। हाँ, आयरन लेडी, वेरी वेल एजुकेटेड, शी कैरीड हरसेल्फ लाइक दैट। एंड ही वाज वेरी यंग, तो वो भी उनके अंदर एक वो थी। और उसके बाद हमारे घर के बाकी लोग भी राजनीति में आए। दादाजी जब नीतीश जी आए तब राजनीति में आए, बट उससे पहले हमारे घर में 2 बड़ी तस्वीरें थी एंड आई वाज ग्रोइंग अप। एक इंदिरा गांधी जी की थी एंड देन शी पास्ड अवे, और तब राजीव गांधी जी की भी एक बहुत बड़ी तस्वीर थी। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी का टाइम आया और हमारे दादाजी। तो तस्वीरें बदली कि नहीं बदली? नहीं, फिर नहीं बदली। हमारे दादाजी नेहरू जी को बहुत पसंद करते थे। हाँ। हम आपको फैक्ट्स बोलेंगे। और अटल जी भी नेहरू जी को काफी पसंद करते थे। और जो एक क्राइसिस पॉलिटिक्स में उस वक्त में हुआ था, उसमें प्रोबेबली ही वाज, खास करके बिहार को ध्यान में रख के अगर आप सोचिए, तो he liked him, he started liking him and he liked him। अटल जी को वो पसंद करते थे, काफी पसंद करते थे। उस वक्त में अटल जी ही थे, और तब अटल जी ने नीतीश जी को इंट्रोड्यूस किया। सेंट्रल से निकल के स्टेट के लिए जी। तो उन्होंने अपनी समता पार्टी बनाई, और उसके वो काफी उनके सिपाही कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, उनके साथ वो थे। तो हमने बिल्कुल इस एक्सट्रीम से और इस एक्सट्रीम में राजनीति को शिफ्ट होते हुए देखा। एक्सट्रीम्स ही हैं दोनों, बीजेपी और कांग्रेस में हमने राजनीति को शिफ्ट होते हुए देखा, मूव होते हुए देखा। और इस वजह से भी आप कह सकते हैं कि हम काफी प्लूरल हमारी अपब्रिंगिंग रही है। लालू जी को भी लेके हमारे घर में कभी किसी ने बहुत खिलाफियत नहीं की, उनके पॉलिसीज को लेके की। तो जो हमने एज अ बच्चे जो चीजें सुनी, वो खराब चीजें नहीं सुनी, जातिवादी चीजें हमने कभी नहीं सुनी। उस एरिया में हम थोड़ा फॉर्चुनेट रहे हैं, झेली हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, स्कूल भी जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन सुनी नहीं हमने। और हमने आपको अभी कहा कि हम घर की लड़की थे, तो लड़कियों के लिए एक अलग रास्ता होता है। आपके साथ भी ऐसा होता था? सबके साथ ऐसा होता है, और हमारे साथ इस वजह से भी होता है कि हम जिस, आप लोग कहते हैं समाज, हमें ये बातें करना बहुत ऑकवर्ड लगता है, हमें लगता है कि ये बातें नहीं होनी चाहिए, बट ये रियलिटीज हैं। तो हम जिस समाज से आते हैं उसमें स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए एक अलग रोल होता है। आपको माना जाता है बहुत,
बट ये दिमाग में भी किसी के नहीं जाता कि इनके लिए कोई और रोल भी हो सकता है। लेकिन हमें बचपन से राजनीति में एज एन इंडिविजुअल काफी इंटरेस्ट रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण नीतीश जी हैं। जब हम छोटे थे, समझने की शक्ति जब हमारी जग गई थी, तब हमने उनको देखा था और वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहे हैं टिल डेट एज अ पॉलिटिशियन। ही इज अ नाइस पॉलिटिशियन। मैंने बहुत आपके बारे में पता नहीं किया, ना ही रिसर्च वगैरह किया। आप कितने भाई बहन हैं? 2 बहनें। 2 बहनें ही हैं जी। तो आप बड़ी हैं या? मैं छोटी हूँ। आप छोटी हैं जी। तो बड़ी बहन क्या करती हैं? मेरी बड़ी बहन वो यूके में सिविल सर्वेंट। ग्रेट। जी। और आप इंडिया रह गई? मैं इंडिया में ही हूँ। इतना बाहर पढ़ने के बाद? जी। एक्चुअली इंडिया में बिहार में रह रही हैं आप? जी। परमानेंट बिहारी रहती हैं या आती जाती रहती हैं? मैं परमानेंट बिहारी रहती हूँ और मैंने सिम्बायोसिस से पढ़ाई की क्योंकि वो मस्ट था। हमें कहा गया कि अब आपको घर छोड़ देना है, तभी आपका कोई फ्यूचर है। बिहार में पढ़ के पुणे। जी। तो हमने वहाँ जाके पढ़ाई की और उसके बाद हम नौकरी करने के लिए बिहार सरकार में आ गए। हमारे घर के कोई लोग ये नहीं चाहते थे और उसका एक कारण है। नौकरी किया आपने बिहार सरकार में? बिहार सरकार में नौकरी की। नीतीश जी के काफी करीब हमने नौकरी की। अच्छा। और क्या जॉब थी आपकी? 2010 में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई थी। हाँ। नीतीश जी की जबरदस्त विक्ट्री हुई थी। उस वक्त बिहार बहुत तेजी से विकास हो रहा था। तो हमने पूरा वो सिम्बायोसिस के बच्चे होके भी हमने वो पूरा इलेक्शन का रिजल्ट पूरे दिन बैठ के वो हमने देखा था। कंप्यूटर पे ही देखा था। वी डिडंट हैव अ टेलीविजन। पढ़ते थे वहाँ पुणे में। और हमने ऐसे ही फेसबुक में लिखा कि इट्स नाइस टू सी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ इट, समथिंग लाइक दैट। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने हमें आके लिखा कि हाउ आर यू अ पार्ट ऑफ इट, एंड दैट रियली हिट मी। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट। और बाय दैट टाइम हमें बिहारी होने का इतना एहसास कराया गया था कि वो जो एक आइडेंटिटी थी सब नेशनलिज्म की बिहारी होने की, वो बहुत स्ट्रांगली जग चुकी थी। सो आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। अब हमारे पिताजी के लिए शॉकिंग था कि कॉलेज खत्म हो गया और ये यहाँ आ गई है। एंड देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर एनीथिंग व्हिच आई कैन डू। हमारे पास एक बहुत सॉलिड सीवी था। यहाँ पे तो सरकार में अलग। कौन सा साल था? 2011 का साल। आप ग्रेजुएट हो गई थी तब? जी। और हमने फिर यहाँ पे एक जॉब आई थी टूरिज्म डिपार्टमेंट का, क्योंकि हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था तो वो उसमें फिट होता था। इनफैक्ट आई वाज ओवर मास कम्युनिकेशन से आप? नहीं, कम्युनिकेशन डिजाइन। ग्रेट। और उस पोस्ट के लिए हम ओवर क्वालिफाइड। काश मीडिया में भी होते। हाँ, अब लगता है कि वो एक अच्छा रास्ता होता। हाँ, वैसे बिहार के इलेक्शन में अगर आप हैं तो ज़्यादा बेहतर है, लोग बने रहने चाहिए। हाँ। तो हमने वो उसमें अप्लाई किया, उसमें इंटरव्यू वगैरह हुए, हमें सबसे ज़्यादा मार्क्स भी आया और हमने तब से काम करना शुरू किया। फिर सबको पता चला कि हम काम करते हैं, तो जितने मंत्री थे सब हमें जानते थे, हमारे ही मंत्री हमें जानते थे। तो उन्होंने हमें देखा, दे वर लाइक कह रहे आप यहाँ काम करिए। और फिर धीरे धीरे वो जो डोमेन है हमारे काम का, धुनी होके बिल्कुल काम किया। मतलब वो एक उम्र होती है ना, जब ऐसा लगता है कि बदल देंगे, एक आदर्शवादी जो उम्र होती है कि बदल देंगे, अकेले रह के, कोई सोशल सर्कल नहीं, कोई फ्रेंड्स नहीं। पटना हमारे लिए बिल्कुल एलियन जगह थी क्योंकि हम तो दरभंगा से गए थे पुणे, तो यहाँ पे रह के एंड देन आई वर्क वेरी हार्ड। और बहुत कोई काम बचा नहीं जो हमने नहीं किया। टेंडर बनाने से लेके मंत्रियों के बहुत क्लोजली उनका काम किया, मुख्यमंत्री के बहुत क्लोजली काम किया। तो एक पर्सनल सवाल है, मुझे बताइए, जब या तो आप पॉलिटिशियन होते हैं या फिर किसी पॉलिटिशियन के बहुत करीब होके टेंडर या फलाना फलाना जो भी पॉलिसीज़ आपने बनाई, आपको पता होगा कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बांटे जाते हैं, आपको पता होगा कि करप्शन कैसे की जाती है। कुछ समझाइए हमें, करप्शन का स्टार्ट पॉइंट क्या है? पूरी व्यवस्था करप्ट, ऊपर से लेके नीचे तक। उस उम्र के आदर्शवादी बच्चे के लिए वो बहुत ही शॉकिंग था, बट एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन है। तो अभी तो आप किसी का नाम भी ले सकते हैं ना कि भाई ये करप्ट बंदा है। नाम नहीं ले सकते। अच्छा। लेकिन हाँ, बट हम आपको ये भी कहना चाहेंगे, नीतीश जी करप्ट नहीं। राजनीति की पॉलिसी आप समझ चुकी हैं। नीतीश जी करप्ट नहीं है। नीतीश जी करप्ट नहीं। दैट इज हिज क्वालिटी कि वो फाइनेंशियली पैसा नहीं लेते, इंडिविजुअली नहीं लेते, एवरीवन नोज इट। लेकिन जो लेते हैं उनको अपने काफी करीब रखते हैं और मोरली वो करप्ट हैं।
और ये चीजें जब हमें पता चली और वो जो एक आदर्श हम अपने साथ लेके आए थे, वो इन लोगों से जो हमारा मोह है वो कंप्लीटली भंग हो गया। आपके पिता करप्ट थे? हमारे सामने तो उन्होंने कभी नहीं दिखाया। आपके पिता करप्ट थे? अगर वो हमारे सामने ही दिखाते तो हमें आज तक यही पता है कि एक बार उन्होंने बीएड में किसी को नौकरी धराई थी। बीएड होता है ना, आप जानते होंगे, तो उसमें कोई आया थे उनके लिए कि हमें इतने मार्क्स हैं तो हमें नौकरी दे दीजिए, तो उन्होंने उनको नौकरी रखवाई और कायदे से फिर उसके बाद वो नेक्स्ट डे घर आए तो एक बैग लेके आए और हम वही थे उस वक्त में। तो हमारे पिताजी ने उनको मना कर दिया और कहा कि नहीं, हम ये सब नहीं करते। तो उस दिन उनकी काफी वैल्यू हमारे नजर में बढ़ गई थी। सो दैट इज व्हाट आई नो ऑफ। और एक और भी बात है कि जब वो एमएलसी बने, विच वाज वेरी लेट, मतलब हम ऑलरेडी सिम्बायोसिस में थे तब वो एमएलसी बने, तो जो फंड्स वगैरह होती थी नीतीश जी ने सबकी खत्म कर दी थी। ये सारा करप्शन वहां से भी आता है। फंड्स दी जाती हैं एमएलएस को, एमपीज को, एमएलसीज को काम करने के लिए, तो वो सब खत्म हो गई थी। तो हमारे नजर में उस दिन पिताजी ने अपना काफी अच्छा इंप्रेशन बना लिया था। दैट इज हाउ आई नो हिम, और बाकी हमें नहीं मालूम। जब 2020 में आपने ये तय किया कि मुझे बिहार में चुनाव लड़ना है, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, और पहली बार ऐसा था कि मतलब एडवर्टीजमेंट आया, हर तरह के लोगों ने आपको जाना और ढूंढना सर्च किया, गूगल पे भी तब कुछ नहीं मिल रहा था कि भाई कौन है। आपका कोई जनाधार नहीं था, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता इतने नहीं स्ट्रांग थे कि मतलब आप आएंगे और आप कुछ कर जाएंगे। लेकिन जिस दौरान आप बिहार में कर रहे थे ये सारी चीज़ें, तो बिहार में ऐसा लगता था कि शायद कुछ सीटें तो शायद निकाल लेंगे या फिर कुछ वैसा, वो नहीं हुआ। तो क्या आप ये मानती हैं कि वो प्लानिंग कहीं वीक थी या फिर आपका अति आत्मविश्वास था कि मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे, सीधे घोषित कर देंगे? नहीं, जब हमने ये कहा, हमने उसमें एक चिट्ठी लिखी थी। सवाल ठीक है ना? हाँ बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है। हमने उसमें एक चिट्ठी लिखी और हम 2019 में आ गए थे, बिहार आ गए थे। हमारे कॉलेज का सब कुछ खत्म हुआ और हमने कॉन्वोकेशन तक के लिए हम नहीं रुके क्योंकि हमें लग रहा था कि इलेक्शन है और लेट हो रहा है। तो हम बिहार आ गए और हमने जुलाई से क्या करें, कैसे करें, राजनीति में कैसे एंटर करें, क्योंकि हम परिवार का हेल्प नहीं ले सकते थे। हम मोरली करप्ट नहीं हो सकते। वो हमारा राजनीति में एक बहुत मैसिव ड्रॉबैक है। और परिवार से जब हमने नौकरी के लिए हेल्प नहीं ली, हम चाहते तो हम अपने पिताजी को कहते कि हमें आप नीतीश कुमार जी के साथ नौकरी रखवा दीजिए। आई डिडंट डू दैट। हमने 8 महीने मुफ्त में काम किया, बिकॉज आपको भी पता है कि सरकार में तो पैसा मिलता भी नहीं है, और तभी भी हमने पिताजी से पैसा नहीं लिया। अगर वो कभी खुद देते थे देन आई यूज्ड टू बी ठीक है। तो आपके इतने जिद्दीपन को आपके पिता एक्सेप्ट कर लेते थे? हाँ, वो हमें बहुत इज्जत करते थे। ओके। तो वो हमें कभी डांटे नहीं, हमारे नाम के साथ हमेशा जी लगा के बोले। व्हाई आई डोंट नो, बट वो हमें बचपन से इज्जत करते थे। और हमने एक चिट्ठी पहुंचाने की कोशिश की, सारे रास्ते बंद थे, आप घुस ही नहीं सकते राजनीति में। तो हमने सोचा कि अखबार का फर्स्ट पेज तो हमें खरीदने से कोई नहीं रोक सकता, बिजनेस है वो। ट्रू। अखबार खबर नहीं छापेगा, कितने पैसे लगे थे? वो भी आएंगे कि अखबार खबर नहीं छापेगा लेकिन उनको ऐड तो छापना पड़ेगा। 9 घंटे तक हमारी बहस हुई। हमारे जो टीम के लोग थे 9 घंटे तक उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं छापेंगे, ऐड छापने से मना कर दिया कि हम नहीं छापेंगे, आप इसमें से ये क्या बताया उन्होंने? नीतीश जी की सरकार है, आप कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं, तो पॉलिटिकल न्यूज है ना, बिल्कुल। तो उन्होंने मना कर दिया। और हम नीतीश जी के परिवार हैं, तो ये तो सीधे खबर ये बनेगी कि परिवार से ही विद्रोह हो गया। तो बिल्कुल मना हो गया। 7-8 घंटे तक इस पे बहस हुई। अंततः एक अखबार ने वो नहीं छापा और उसके कुछ दिनों के बाद उनको राज्यसभा भी भेजा गया, जो ओनर थे उनके नाम। ठीक है, ओके। लेकिन बस वही उद्देश्य था कि हमें वो चिट्ठी पहुंचानी थी उन लोगों तक जो कि अखबार पढ़ते हैं, जिसमें से कि नीतीश जी भी एक थे। कुछ भी पर्सनल नहीं था, आज भी कुछ भी पर्सनल नहीं है। हम अपना एक रास्ता बनाना चाहते थे। हम जानते थे कि हम हारेंगे। हम जब आए, प्लानिंग करके आए, क्राउड फंडिंग की, और भी क्राउड फंडिंग की उम्मीद थी, लेकिन आपको भी पता है कि कोविड आ गया
कोई भी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। मतलब हमने 8 मार्च को ये ऐड दिया है और उसके 2 हफ्ते के भीतर ही कोविड आ गया। अब हमारे पास बाकी नेताओं के जैसे पूरा मौका था, नए पुराने सभी नेताओं के जैसे, कि हम कह देते कि ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग चुका था और जुलाई में वो लॉकडाउन जाके खुला 2021 में। तो हम तो जान रहे थे कि हम तो लोग तक पहुंच ही नहीं पाए। जितने लोगों तक हम पहुंच पाए, दे ऑल वोटेड मी। हम ही थे, और तो हमारे तो पार्टी में प्रचार करने के लिए कोई दिल्ली, मुंबई या कहीं से कोई बड़े पॉलिटिशियन तो नहीं आ रहे थे। हम ही थे, हमें ही प्रचार करना था। हम सब जगह पहुंच भी नहीं पाए, फिर भी लोगों ने हमें वोट किया। सिर्फ आदर्श की वजह से वोट किया। जाति और धर्म, इन सब चीज़ों की हमने पूरी नैरेटिव ही चेंज कर दी थी उस साल। हमने पहली बार इंडस्ट्रीज लगाने की बात की, हमने पहली बार रोजगार की बात की। कौन रोजगार की पहले बातें करता था? हमने जो बातें की अब वो आज लोग कर रहे हैं, जो हमने 2020 में बात की। हमने डेटा की 2020 में आई थिंक तेजस्वी ने भी रोजगार का मुद्दा उठा लिया था। तेजस्वी जी ने तो हमारे लॉन्च होने के कुछ महीने के बाद हमारा जो टैग लाइन था, ना जाति ना धर्म, वो भी उन्होंने मुद्दा उठा लिया था। बट दैट्स नॉट द ट्रूथ। अभी भी तो उनका एक MY समीकरण है ही, और अभी भी आए दिन हम ही उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो युवा हैं, कि वो जाति से ऊपर उठ के राजनीति करें। बट वो काफी कंफ्यूज रहते हैं इस चीज में कि उनको राजनीति कैसे करनी है। उन्होंने पहली बार अपने आप को एज अ मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो हमारे ही आने के बाद खुद को उतारा था। मार्च तक में तो ऐसा नहीं, पहले जो उनकी तस्वीरें आती थी वो तो लालू जी और राबड़ी देवी जी के साथ आती थी। उनके परिवार के भी लोग रहते थे। बट उन्होंने पहली बार एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में, एक व्यक्ति जिस तरीके से उस न्यूज़पेपर एड में था, उन्होंने भी उस तरीके से पहली बार अपना प्रचार उसी इलेक्शन में किया, उसके बाद ही किया। हमें राजनीति करनी थी, करनी है, और ये हमारा प्रोफेशन है। वैसे ही जैसे कि आपका जर्नलिज्म प्रोफेशन है, हम कोई गॉड कॉम्प्लेक्स लेके नहीं आए हैं। मतलब आपने एज अ जॉब लिया है। ये एक जॉब ही है, सबका जॉब ही है। ये कोई लाल बत्ती बांटने वाली जगह नहीं है। एक ड्यूटी है जो कि करनी है, उसके लिए इनको पेमेंट किया जाता है। जनता अपने टैक्स के पैसे से इनको पेमेंट करती है, तो उसमें घुसने का जो ये पूरा रास्ता है वो बंद है। लेकिन पुष्पम जी देखिए, अगर राजनीति को अंदर से बदलने की जो बात है वो सिर्फ घोषणाओं तक सीमित होती, तो हर साल जब भी जिस भी राज्य में इलेक्शन होता है कुछ नए लोग आते हैं, जनता उन्हें नकारती नहीं। सिर्फ घोषणाओं से चीज़ें नहीं होती हैं। न सिर्फ वो आपके साथ होगा, न सिर्फ कोई और दूसरी पार्टी आएगी भविष्य में उसके साथ होगा, न वर्तमान में प्रशांत हैं उनके साथ हो सकता है। क्योंकि एक ट्रेडिशन बना है पॉलिटिक्स का हमारे राज्य में, हमारे देश में और दुनिया भर में, जिसमें एक पार्टी है, लोगों का बस इतना ही चुनाव है कि ये ख़राब हो जाएगी तो वो थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाएगा, वो अगर ख़राब हो जाएगा तो दूसरा वाला थोड़े दिन के लिए ठीक हो जाएगा। नए वाले लोगों के पास सिर्फ घोषणा होता है, पर इन लोगों ने कुछ ना कुछ दिया है। ऐसे कंडीशन में कितनी प्लानिंग की ज़रूरत है कि आप कनेक्ट हो पाए उन लोगों से, ताकि वो नकारे ना आपको? कनेक्ट होना मुश्किल नहीं है। जितनी समस्याएं बिहार में हमारे लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि जब हम ऐसे हैं और लोगों के बीच में जाते हैं और उनको हमारा बैकग्राउंड पता चलता है, तो इतनी मिनिमम समझदारी गांव में सबको होती है, भले शहरों में नहीं हो, कि एक अलग व्यक्ति, एक अलग महिला हमारे बीच में आई है, सब कुछ छोड़ के आई, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है, इनको ट्रस्ट किया जा सकता। कनेक्ट करना इज नॉट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि जब आप वहां से चले गए, जब आप कनेक्ट करके और वहां से चले गए, तो सिर्फ आप नहीं होते, मैदान खाली नहीं होता, उसमें और भी प्लेयर्स हैं। वैसे प्लेयर्स हैं जिनका बहुत लंबे अरसे से, आप कह सकते हैं, एक क्लाइंट का बहुत ही पुख्ता नेटवर्क है। बिहार में राजनीति पेट्रन क्लाइंट नेटवर्क से होती है। यहाँ पे यही राजनीति का ढर रहा है। हाँ, आपने सही बात कही है कि वो एक मुश्किल चीज है, और हम आपको ये चीज याद दिलाना चाहेंगे कि जो सेल्फ मेड लोग राजनीति में रहे हैं, आजकल का जो पूरा ये टाइम है, ये बड़ा ही ऐसे फास्ट फूड जनरेशन जैसा टाइम है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो। बट राजनीति में आज तक किसी ने भी जल्दी राजनीति में सफलता नहीं पाई है। नीतीश जी 3 चुनाव हारे थे। तो आप कब तक का प्लान कर रही हैं? आपका अब तो फास्ट जनरेशन है ना, तो अब तो चीजें पहले की तुलना में जल्दी होंगी। लेकिन हम ये जानते थे 2020 के चुनाव में कि हम हारेंगे। पुष्पम जी, एक और चीज़ बताइए, मैं बिहार से ही हूँ,
मतलब कह सकते हैं कि पैदाइश थी, और 2015 के बाद मैं बिहार को इलेक्शन के वजह से जानना शुरू किया बहुत ज़्यादा। पंजाब में परवरिश हुई तो कल्चर वहीं का ज़्यादा अडॉप्ट किया, लेकिन अब कह सकता हूँ कि यस आई एम बिहारी प्रॉपरली। मुझे चिंता होती है आपके आने से, मुझे चिंता है प्रशांत के आने से, और मुझे चिंता उनसे भी है जो ऑलरेडी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमने देखा है, जिनको नहीं देखा उनके बारे में हमने पढ़ा है। और ये जो नए वाले लोग हैं ना, इनमें हम ये मिस करते हैं कि एक कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे कि जब आप आए थे, हर एक आदमी को होप होता है। यदि मैं बिहार का हूँ, मैं भी एक होप लेके चलूँगा, कह रहे कोई बात नहीं, नई लड़की आई है, कुछ तो नया आइडिएशन होगा इसके पास करने के लिए, तो कम से कम 10-15 सीट लेके, 5 सीट लेके अगर विधानसभा ये लोग पहुँच गए तो कम से कम कुछ नया सुनने को मिलेगा। ठीक है, कोई नई पॉलिसी इंट्रोड्यूस होगी तो शायद कुछ नया कहने के लिए मिलेगा। मान लेते हैं आप चुनाव नहीं जीते, मान लेते हैं आप फिर 2020 के बाद 2025 में आ रहे हैं, लेकिन इन 4-5 सालों में आप बहुत फ्रिक्वेंटली दिखाई नहीं दिए, जिसके वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपसे उम्मीद छोड़ी, उनका भरोसा कम हुआ, वो शायद अलग हो गए। अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि जब नए लोग आते हैं तो उनसे ज़्यादा होप होता है। हमें जब ये लोग कहते हैं ये बात तो हम उसका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं को भी कहते हैं कि अगर आपको ये कह रहे हैं इसका मतलब कि आप पे वो विश्वास कर रहे हैं, अदरवाइज आपको ये कहेंगे भी नहीं। आपसे उनको वो उम्मीद है, क्योंकि मेरी उम्मीद यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, मुझसे मतलब तमाम लोग हैं कि मेरी उम्मीद यहाँ से शिफ्ट हो रही है, अब आपसे हट के प्रशांत की तरफ गई है, वो जो फिल्टर किए हुए लोग हैं। देखिए हम आपको जिनको नई राजनीति हम बहुत स्पष्ट रूप से इसका जवाब देंगे। हमें प्रशांत पे बाद में आइएगा, पहले हमें अपनी सच बात बोलना पसंद है। देखिए हमने आपसे कहा कि फास्ट फूड का एंटरटेनमेंट का जनरेशन है, और राजनीति जो है उसको हम एक एंटरटेनमेंट के फॉर्म में देखते हैं। हम ये सारी बातें कहेंगे। डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स, ठीक, जिसमें एक जो चौथा स्तंभ है वो मीडिया है। मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। आज ऐसा हो गया है कि मीडिया, नॉट एवरीवन बट मीडिया में जो एक खास मानसिकता के जो लोग हैं उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेक्सस है पॉलिटिशियंस के साथ। फैक्ट्स पे बात करते हैं, आप सीधे सीधे कहने बिक गए हैं, सब खरीद लिए गए हैं, जिस भी भाषा में कह लीजिए। क्योंकि या ये भी हो सकता है कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसलाइक हो, महिला को राजनीति में पसंद नहीं कर रहे हो, 2 ही में से कोई चीज हो सकती, और तो तीसरा कुछ भी हो नहीं सकता। 2020 में जब हम यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे तभी भी हमारा उस तरीके का कवरेज नहीं था। नहीं था, आई एम जस्ट स्टेटिंग द फैक्ट्स। किसी भी अखबार, हमने तो आपको कहा ना कि हमारा एड भी नहीं छप रहा था, जो कि हमने खरीदा था वो भी नहीं छप रहा था। 2020 में हम चुनाव हार गए। जिस दिन हम चुनाव हारे उस दिन हमारे बारे में किस तरीके की खबरें छपी वो अगर आप देखेंगे शॉकिंग लगेगा आपको। मतलब नेता भी इससे ज्यादा हमें रिस्पेक्ट करते हैं। हम किसी को अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह गए। ये सब खबरें बनी, बड़े बड़े जो लोग थे उन्होंने खबरें बनाई। और ये किसने कहा आपको? किस जजमेंट के आधार पे आपको कहा कि आप चेहरा दिखाने योग्य नहीं? चुनाव हार गए तो इसमें गलत क्या है? मुझे चुनाव ही हारे हैं। चुनाव ही हारे, हम तो हारने के लिए ही आए थे। हाँ, एस्टैब्लिश होने के लिए आपको संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है। नहीं, आप हारने के लिए आए हो या ना हो, नहीं, हम आपको ये बात, अगर आप पहले चरण के चुनाव तक आप रजिस्टर नहीं हुए हैं तो आप चुनाव नहीं जीत सकते। ठीक है। तो हमें उस दिन तक मालूम था कि ये चुनाव हम हारेंगे। 2 निर्णय थे कि हम चुनाव नहीं लड़े कायर की तरह। जब आपको मालूम है कि आप चुनाव हारेंगे तो एक फॉल्स इमेज बनाने के लिए कि हम तो गॉड हैं, चुनाव नहीं लड़े, नहीं तो लोगों में एक खराब सिग्नल जाए। कोई दिक्कत नहीं, लोगों में सिग्नल जाना चाहिए। ये आईपीएल मैच नहीं है। एक जो ये एक पूरा जनरेशन का जो एक आदत बिगड़ गया है राजनीति को एंटरटेनमेंट समझने का, उसको बदलने की जरूरत है। दूसरी बात कि हमें मालूम था कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हम यहीं थे। 2021 की हम आपको एक बात बताते हैं। हमारी ही पार्टी के समस्तीपुर में हमारे ही पार्टी के प्रत्याशी के 14 साल की बेटी को रास्ते पे घसीट करके मार दिया गया। कुछ भी नहीं हो रहा था। हमने समस्तीपुर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। क्या आपको उसके बारे में पता चला? एक भी खबर नहीं छपी। पटना तक में खबर नहीं छपी।
आपने मीडिया को कांटेक्ट करने की कोशिश करी? कैसे कांटेक्ट करते हैं? आप अपनी खबर ही तो उन तक पहुंचा सकते हैं, मतलब उनके रिपोर्टर्स या उनके मालिकों ऐसे से ही बात कर सकते हैं ना। और उसके बाद अगर वो, हमने तो आपको कहा कि हमने एक दिन ऐड खरीदा, उस पर मना कर दिया गया कि हम नहीं छापेंगे। यही ये जो एक पूरा एक धंधा ही कहेंगे हम, जो ये शुरू हो गया है, ये तो टू वे रिलेशनशिप है। हम यही रिलेशनशिप देखने के आदी हैं। हमने जब नीतीश जी बिल्कुल शुरुआत में राजनीति शुरू किए थे, जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब उनके साथ हुआ करते थे, उस दिन से हमने राजनीति देखी है। ये जो नेक्सस है जो स्ट्रांग होते जा रहा है, वो खराब होते जा रहा है, और ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। फिर 2021 में ही मुजफ्फरपुर में 5 साल की एक बच्ची थी, उनको उठा लिया गया। मुजफ्फरपुर में एक रैकेट चलता है, ये फिर ये समाज कहते हैं पासवान घर की बेटी थी, बहुत गरीब थी। किसी नेता ने उनकी खबर नहीं चलाई, किसी नेता ने उनकी खबर नहीं उठाई। वो हमारे पास आए, हमारे ऑफिस में आए, और हमने इस खबर को बहुत जोर शोर से उठाया। इतना हमने दबाव बनाया कि फिर अंत में उनको सीबीआई को, सरकार को ये बात सौंपनी पड़ी, लेकिन एक भी खबर नहीं छापी गई। ये 2021 की बात हो गई। 2022 में जब बाढ़ आया, 2021 में बाढ़ आया, आप जानते होंगे मिथिला में हमेशा बाढ़ आता है। हम वो पहली पॉलिटिकल पार्टी थे जो हर जगह गए। आप अगर आज ट्विटर पे, फेसबुक पे, हमारे पास कोई मीडिया में नहीं है इन दोनों के अलावा, आप वहां पे जाके अगर रिसर्च करेंगे आपको पता चलेगा कि हम 21 में कहां थे और 22 में कहां थे। शराबबंदी की वजह से जितनी जाने गई, हम सब महिलाओं से जाके मिले हैं, सब जगह। वो हम लंदन मिला के तो उनसे नहीं मिल रहे थे, उनको लंदन बुला के तो हम उनसे नहीं मिल रहे थे, यहीं पे मिल रहे थे, उनके घर जा रहे थे। बट ये सारी कोई खबर नहीं छपी। और नीतीश जी अपने करियर में पहली बार वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से भ्रमण करते रहे। जब बाढ़ आता है तो नीतीश जी हेलीकॉप्टर से भ्रमण करते हैं, बट 2021 में पहली बार वो उसी जगह पे गए, उसके नेक्स्ट डे जहां जहां हम गए, और वो सब खबरें अखबार में छपी, लेकिन हमारी कोई खबर नहीं छपी। 2023 में हमारे पिताजी का निधन हो गया और हमने उनको मुखाग्नि दी। नीतीश जी हमसे मिलने भी आए। क्या वो लंदन हमसे मिलने आए? वो तो दरभंगा ही था। वो सारे राइट्स दरभंगा में हुए। उस मुखाग्नि में भी हमें इतना, आप कह सकते हैं, संघर्ष करना पड़ा, और उसके पॉलिटिकल रीजंस भी थे, क्योंकि हमारे परिवार में बाकी सब लोग जदयू के ही हैं। उसके बाद जब 2023 में हमने कर्ता का काम किया, हमने पार्टी के लोगों को कहा कि आप सारी चीजें करिए, हम यहीं हैं, लेकिन हमें 1 साल कर्ता का काम करने दीजिए, विच इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए भी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दोबारा कोई किसी बेटी को उसके पिता को मुखाग्नि देने से रोके। तो हमने पूरे कायदे से वो किया। पार्टी के सभी लोग एज इट इज थे। तो हम आपसे एक बात पूछते हैं, पिछले हफ्ते पटना में कॉन्क्लेव होता है, जो बड़ी 2 मीडिया हाउसेज है दिल्ली की, वो पटना आती है। वो जो बड़े नेता है उनसे इंटरव्यू लेती है, जो छोटे नेता है उनसे इंटरव्यू लेती है, जो नेता नहीं है उनसे भी इंटरव्यू लेती है, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से इंटरव्यू लेती है, गाना गाने वाले लोगों से भी इंटरव्यू लेती है उनको नेता कह के। आपको नहीं बुलाती? लेकिन हमें नहीं बुलाती। और उसके बाद जब बुलाया ही नहीं, हमें बुलाया ही नहीं। ये जितने भी बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म हमें किसी ने कांटेक्ट ही नहीं किया। ये पहले दिन से हमारे राजनीति में, जिस दिन से हम आए हैं, ये हम पे मौन है। हमें बुलाया ही नहीं। हमारे बारे में आज तक इन्होंने किसी पॉलिटिशियन से जाके पूछा ही नहीं, एज इफ आई एम नॉट हियर, एज इफ आई एम डेड। इस पे आने से पहले मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूँ। कितने पैसे हैं आपके पार्टी फंड में? उतने पैसे हैं जितने से कि पार्टी अच्छे से चल जाएगी, लेकिन इतने भी पैसे नहीं है कि हम तमाम मीडिया को खरीद सके, इन्फ्लुएंस कर सके, और हमें करना भी नहीं है। फिर ये क्यों करना है? आप हमें एक बात बताइए, आप एक्सपोज्ड आदमी तो हैं। आपको बुरा लगता है कि मतलब कोई मीडिया आपको नहीं बुला, यहाँ पे बड़ा कॉन्क्लेव करे, आप पॉलिटिक्स कर रही हैं, नेता हैं? 2020 में बुरा लगता था, और हमें लगता था कि हम जो करना चाहते हैं उससे हमें रोक रहा है करने से। इंफॉर्मेशन एसिमेट्री का प्रॉब्लम। हम कितना भी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, जो अब एक्स है, हर दिन लिख दें कि हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। लोगों को एक थर्ड पार्टी वैलिडिटी चाहिए होती है, जो मीडिया से चाहिए होती है, और मीडिया हम पे हमेशा से मौन रही है। हमने कहा ना, हमें बुलाए, हम यहीं हैं अभी, ये पटना है, ये तो पटना ही है, हमें उन्होंने बुलाया ही नहीं। आप ये नहीं समझती हैं कि अगर आपकी खुद की मीडिया टीम अगर बहुत स्ट्रांग होती, और जो भी आपने इन 4-5 सालों में किया, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, इवन मैं रिसर्च अगर थोड़ा बहुत किया भी, तो ये दिखाई नहीं देता है कि आप कुछ हैपनिंग कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
तो शायद आपकी ओर से भी गलती हुई है कि आपने अपनी नहीं। टीम को उस तरीके से दिखाया नहीं, क्योंकि शुरू में प्रशांत अपने मीडिया टीम से बहुत कुछ करते थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती है। अगर मीडिया को, किसी भी पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करना पड़े टीम बना के, चाहे वो पैसा दे के इन्फ्लुएंस करना पड़े, ऐसा नहीं है कि सब मीडिया के लोग ऐसे हैं। अच्छे मीडिया के लोग भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि ये चीजें समझते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीति में रहे बिना किसी पैसे के, काले धन के, बिना डिस्प्ले के। तो वो लोग हैं, लेकिन उन लोगों पे भी प्रेशर होता है। हम आपको बताते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमसे एक बार एक आर्टिकल मांगा था, डिजिटल आर्टिकल मांगा था कि कुछ भी हम लिख के उनको, ओपिनियन पीस था, और हमने ये लिखा कि शराबबंदी कितनी गलत है। हम वो पहली पार्टी थे जिसने की शराबबंदी का विरोध किया था। उसका कारण था कि हम गांव में देख रहे थे कि लोगों को शराबबंदी नहीं होनी चाहिए, है ही नहीं शराबबंदी। अच्छा, जहरीली शराब से लोगों की जानें जा रही थी। तो हमने इस पे वो लिखा, पूरा एकेडमिक था, पूरे एविडेंस के साथ था, कोई ओपिनियन पीस भी नहीं था। उसके बाद हमसे कभी मांगा ही नहीं गया। बताइए। और हम आज तक ये सोचा करते थे कि प्रॉबेबली एक खौफ है सिस्टम का, बट इट्स नॉट जस्ट दैट। सिर्फ खौफ नहीं है, प्रशांत किशोर जी के आने के बाद से हमें पता चला है कि बाकी क्या चीजें हैं। उसके बाद से हमें पता चला है कि और भी कितनी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे प्ले कर रही हैं। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि एक बॉयज क्लब चल रहा है। ठीक है, एक बॉयज क्लब चल रहा है जिसमें कि महिलाओं की एंट्री जो है उस पे मौन रहना है, उस पे कुछ बोलना ही नहीं है। मतलब अब तो इतनी बेशर्मी चुनाव में, भाषणों में सीमित है महिलाएं, इतनी नहीं, उसमें भी नहीं। 2020 के बाद से तो इन्होंने महिलाओं को सिर्फ पोस्टर पे, एक खास तरीके की दिखने वाली महिलाओं को बस पोस्टर पे लगाया है, उससे ज्यादा कोई भी स्पेस नहीं है। लेकिन महिलाएं नीतीश जी को अभी पसंद करती हैं। पूरा नैरेटिव जो है वो, उसमें भी आएंगे बाद में, पूरा नैरेटिव जो है वो पुरुषों का नैरेटिव है। और अब तो ऐसा हो गया है कि वो दिल्ली वाले जो वो मीडिया के कुछ लोग वो लगाते हैं बिहार की राजनीति पे और 2025 के चुनाव पे और मुख्यमंत्री उम्मीदवारों के लिस्ट में, उसमें हमारा चेहरा भी नहीं होता। उसमें ओवैसी साहब का चेहरा होता है, चंद्रशेखर जी का चेहरा होता है, लेकिन हमारा चेहरा नहीं होता। कुछ ऐसे भी लोग हैं मीडिया के जो कि जाके कहते हैं कि इनकी हैसियत क्या है, नेशनल टेलीविजन पे जाके कहते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। अब हम एक चीज आपसे बिहार की दुर्दशा पे हम आपसे एक चीज पूछना, 50% जनसंख्या तो महिला की है। कब, किस सर्कमस्टांस में आपको लगेगा कि उसकी हैसियत हो गई? उसने अपने दम पे पढ़ाई लिखाई कर ली, दुनिया के नंबर 1 इंस्टीट्यूट से कर ली, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है। अपने दम पे एक पार्टी खोल ली, 2020 के सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ लिया, सबसे अधिक महिला वोटर्स उसने, कैंडिडेट्स उसने खड़े किए। 28% महिला कैंडिडेट हमने मात्र 20 दिन में दिया था। ऑल ऑफ देम वर एजुकेटेड, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो, सब जमीन से जुड़े और एजुकेटेड महिलाएं थी। ठीक है, तो भी आपकी हैसियत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर महिला के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, पैसा वैसा आ जाए, हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, तो भी आपकी कोई हैसियत नहीं। तो हैसियत किस चीज से होती है? पुरुष होने से सिर्फ हैसियत होती है? ये सब सोशल इश्यूज हैं जो बहुत बड़ी इश्यूज हैं। नैरेटिव से महिलाएं गायब हैं। और ये आप हमें बताइए कि कोई फेमिनिस्ट हैं आप? हम फेमिनिस्ट नहीं हो सकते। क्यों? फेमिनिज्म क्या है बिहार में बड़े हुए हैं। आपके लिए फेमिनिज्म क्या है? एमिलीन फ्रैंकहर्स्ट फेमिनिस्ट थी, हमारे लिए यही फेमिनिज्म है। और हम जिस सोशल कंडीशनिंग से आते हैं उसमें हम चाह के भी फेमिनिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि वो हमारे साइकी में जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से घुसाया जाता है। तो हम नहीं क्लेम कर सकते, नहीं तो उनका अपमान होगा। अगर हम क्लेम करें, हम तो एक मामूली सी बात कह रहे हैं ना, हम ये बात सबके लिए कहते हैं। इन लोगों ने कहना शुरू किया है जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। ये महिला भी एग्जिस्ट करती हैं और हैव दे फॉरगॉटन इट कंप्लीटली। 50% महिलाएं हैं। हमने तो कल ही इन दोनों को चुनौती दी है, महागठबंधन को और एनडीए को, कि आप महिला मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करिए और उनके चेहरे पे अब आप अगला चुनाव लड़िए और 50% अब महिला उम्मीदवार उतारिए। 2025 है।
और अभी तो खैर वो भी है ना कि टाइम भी है, अभी तो बीच में सीट का बंटवारा जो है वो भी बहुत चलेगा। हालत खराब है बिहार की। ये बात याद होनी चाहिए कि आपने एक पॉलिसी लागू कर दी है सेंट्रल में महिलाओं को लेकर के, आप डिसीजन मेकिंग तो अब तो आपको करना चाहिए। आप शीर्ष नेतृत्व देना क्यों नहीं चाहते? आप महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं, बेटी बचाओ आंदोलन चलाते हैं, पॉलिसी निकालते हैं, महिला सशक्तिकरण करते हैं, सदन में जो विधायक महिला के गाल पे नोट चिपकाते हैं उनकी विधायकी आप क्यों नहीं रद्द करते? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नैरेटिव में तो महिलाएं हैं ही नहीं। जिन महिलाओं का, जिन बच्चियों का रेप हो जाता है, एक पैटर्नलिस्टिक उनकी तरफ इनका एटीट्यूड है, आहा ऐसा हो गया, दैट डज नॉट सफाइस। हमें पहले दिन से मीडिया में या इन जनरल भी लोग जब हमसे मिलते हैं तो हमें कहते हैं कि नेत्री हैं, तो हमें लगता था कि अच्छा नेता होता था, नेत्री क्या होता है? राजनीति में तो आपके लिंग का कोई उपयोग ही नहीं है, इट्स नॉट रिप्रोडक्शन। ट्रू, आपके लिंग का कोई उपयोग नहीं, तुम्हारी नेत्री। क्यों दिक्कत है आपको ये एक्सेप्ट करने में कि नेता महिला भी हो सकती है? पहली बात ये होगी। उसके बाद हम किसी से मिलते थे, हमने सबकी बातें उठाई है पहले दिन से। हम तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो तो पुरुषों का ही होगा और महिलाओं का भी होगा, बट सबकी बातें उठाई। और तभी हमसे मिलके और हमसे कहते हैं लोग कि महिला नेता है। फिर जब हम इस तरीके के हेडर्स देखते हैं तब हमने रियलाइज किया कि अगर इस लॉजिक से कि हम महिला हैं तो हम महिला नेता हैं, तो आप सब पुरुष तो पुरुष नेता हैं। Isn't that right? और आप सिर्फ पुरुष नेता नहीं है, आप तो पुरुषों के नेता हैं, क्योंकि आपको महिलाएं नजर ही नहीं आती। पूरे नैरेटिव से महिलाएं गायब हैं। जो कहीं भी किसी भी पार्टी में जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें कोई महिलाएं नहीं, और अगर रही हैं तो उनको दबा दबा के नीचे खिसका दिया गया है। हमसे जब प्रश्न पूछते हैं तो जितने भी ये नए नए पुरुष लोग आए हैं उन सबके बारे में पूछते हैं, उनमें से किसी से भी हमारे बारे में जाके नहीं पूछते। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज गोइंग ऑन? और हम कह रहे हैं 77 वर्ष पहले हम आजाद हुए, 100 वर्ष हम जल्दी ही टच करने वाले हैं। यही भारत बनाना था, इसी तरीके का भारत बनाना था। तो यही बात है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी अब होगी, बिकॉज वुमेन हैव रियली बिग इश्यूज। उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना। हम आपको एक और उदाहरण देते हैं। हम जब गाँव में जाते हैं और महिलाओं से बात करते हैं, हम उनसे पूछते हैं एक एक चीज बताइए। हम बहुत गरीब महिलाओं से मिलते हैं, दलित बस्तियों में जाते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी वॉइस नहीं लोगों की। आज तक उनके पास इंदिरा आवास नहीं है, मतलब अब प्रधानमंत्री आवास नहीं है, और ये लोग सारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे करते हैं। बिहार कितना घूमी हैं आप? मैं बिहार ही घूम रही हूँ। कितना घूमी हैं आप? 2020 के चुनाव में तो 5-6 घंटे के अलावा जो सोने का टाइम होता था बिहार में ही घूम रहे थे। उसके बाद जहाँ जो समस्याएं आई हैं हम हर जगह गए। 40 जिले, 243 विधानसभा सीट, सब जगह गए। 45,000 गाँव नहीं जा पाए क्योंकि दैट्स अ ह्यूज टास्क, वो संभव ही नहीं है। हम गांव पहुंचना चाहते हैं लेकिन 45,000 गांव हम नहीं पहुंच पाए। वो जिस दिन हमारा पॉलिटिकल करियर खत्म हो रहा होगा बुढ़ापे में, उस दिन शायद हम ये क्लेम कर पाएंगे कि हम सारे गांव चले गए, बट इट्स अ ह्यूज जॉब। लेकिन हम आपको ये बोलना चाहेंगे, वही चीज, आपका सवाल, आपका जवाब उसी में ऐड ऑन हो जाएगा। पुष्पा, मैं आपसे बिहार की तस्वीर देखना चाहता हूँ, दिखाइए आप। जब आप गांव में जाएंगे, महिलाओं के पास रोजगार तो नहीं है, मकाने नहीं है, उनकी, पुरुषों की भी हालत खराब है, बट महिलाओं की ऑफ कोर्स थोड़ा और ज़्यादा खराब है। उनके पास किसी भी तरीके का अवसर नहीं है, कुछ भी करने का अवसर नहीं है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात हम आपको बताएंगे, जब हम उनसे पूछते हैं, आई ऑलवेज आस्क देम, एक चीज़ अगर आपको चाहिए होगी, बहुत बहुत मिनिमम, आप वो कहते हैं ना बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। नल जल योजना का आपने नाम सुना होगा, फेल्ड है, वो फेल्ड है, और अगर पानी आता है तो वो महकते हुए आता है। ऐसी उनकी समस्याएं हैं। हमारे पास पानी नहीं है, हमारे पास आवास नहीं है। जिस जगह पे सारा राजनीति ही जाति पे होता है, किसी व्यक्ति को बारंबार सिर्फ इस वजह से प्रोजेक्ट किया जाता है क्योंकि पासवान सारा वोट इनके पास है, और पासवान टोलों में घर नहीं है, इतनी गरीबी है। और उनसे जब हम पूछते हैं एक चीज आपको क्या चाहिए वो बताइए, महिलाएं कहती हैं महिला सुरक्षा। दिस इज व्हाट दे से।
जेंडर न्यूट्रल सवाल होता है कि एक चीज आपको क्या चाहिए, वो कहती है महिला सुरक्षा चाहिए। उसके ऑन टॉप ऑफ दैट आता है कि घर चाहिए, खाने के लिए कोई भी पैसा नहीं है, क्या करेंगे, थोड़ा पैसा दे दीजिए, इतनी गरीबी है। जब हम पुरुषों से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, तो वो कहते डिपेंडिंग ऑन कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसमें से कोई भी मुद्दा महिलाओं का मुद्दा नहीं होता है जो उनको चाहिए होता है। क्लियरली देयर इज अ डिस्टिंक्शन, क्लियरली दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स। तो 50% जो महिलाएं हैं उनका भी तो रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। आपने एक बनाया बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो नारा ही फ्लॉड है। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ हो सकता है, अगर आपको बेटी बचाना है तो बेटा पढ़ाओ, ये करना पड़ेगा। आज अगर 2025 में महिलाएं अपना स्कूली एजुकेशन इस वजह से नहीं खत्म कर पा रही हैं, दीज आर द इश्यूज दैट दे हैव। दे टेल मी कि हम स्कूल नहीं जा सकते ईव टीजिंग की वजह से, सरकारी स्कूल नहीं पहुंच सकते, और कोई ये सुनवाई करने के लिए नहीं है, कोई सुनवाई करने के लिए नहीं है। अभी भी कुछ दिन पहले खबर लहरिया है, आप जानते होंगे, तो उनकी जो महिलाएं थी वो हमसे इंटरव्यू लेने के लिए आई थी। तो हमने उनसे भी पूछा कि आपको क्या लगता है अगर एक ऐसी कोई चीज होगा जो हमें, क्योंकि दे आर सो एक्सपोज, उनको जमीन की पूरी खूबसूरत काम कर रहा है, बहुत शानदार, और उनको सब जानकारी है। दे आर द रियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, दे आर द क्योंकि रियल वो उनके बीच के हैं जी, उसी गांव से आते हैं, वही जी। तकलीफों के साथ आज भी वो अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं और अपने काम को भी जी, कर रहे हैं। और बेहतरीन लोग हैं हमारे जीवन का, और हम जीवन बोलेंगे, वन ऑफ द बेस्ट कॉन्वर्सेशंस था उनके साथ बात करना। और उन्होंने हमें ये चीज पूछी कि जागरूक कैसे किया जाएगा महिलाओं को, क्योंकि महिलाओं को ये अधिकार कैसे समझाया जाएगा कि राजनीति में भी आपका अधिकार है, और ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो सोचिए। दे डोंट नो कि राजनीति में भी उनका अधिकार है। तो हमने उनसे कहा कि एक बात तो तय है कि ये लोग नहीं जागरूक कर सकते, करेगा कौन जागरूक? जागरूक होने के लिए तो सबसे पहले आपको एक जागरूक नेता होने की जरूरत है। आई डोंट कंसिडर दीज पीपल नेता। आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप एक ऐसी पार्टी चलाएं जिसमें सारे कैंडिडेट महिलाएं हों? नहीं, और मुझे लगता है कि ये करने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत लॉस हुआ है देश का। क्योंकि जिस राज्य में आप हैं, हालांकि जातीय व्यवस्था जो है और जातिवादी राजनीति वो लगभग सभी राज्यों में है, बिहार में अधिक है। इस कंडीशन में हर जाति का एक नेता है। आप पासवानों की बात कर रही थी, और पासवानों के जो नेता हैं वो किसमें स्ट्रॉ डाल के पी रहे थे? सत्तू में। तो उसको मॉडर्न बना रहे थे। आप ठीक है, आप क्या बेचने आए हैं? आप अच्छा एजुकेशन देने आए हैं हमें, हम जनता को अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ देने के लिए आए हैं। आप पलायन रोकने की बात करने आए हैं। आप जस्ट घोषणाएं होती हैं, बट कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए ना। अब आप लिट्टी चोखा को ग्लोबल लेके जा रहे हैं, तो आप चना सत्तू को ग्लोबल लेके जा रहे हैं। ये हमारी नीड नहीं है। चना सत्तू अगर ग्लोबल हो भी जाएगा ना, तो उस पर रोजगार बहुत इतना बड़े पैमाने का नहीं है। जनता से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करती। हाँ, उनको पता है कोई कुछ नहीं करेगा। तो बस ये संदर्भ की बात थी कि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा हो रहा है कि पुष्पम प्रिया चौधरी चल रही हैं और उनके साथ सिर्फ महिलाएं ही आ रही हैं, और महिलाएं बिहार को सुधारने का। मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती है ना, ये जगहों को तोड़ती है। मुझे लगता है कि इंक्लूजन करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने ये कहा कि 50% महिलाओं को जगह देने की जरूरत है, हर जगह जगह देने की जरूरत है। अब हमने जो पुरुष नेता लोग हैं, पुरुषों के जो नेता लोग हैं, इनको हमने 77 ईयर्स से रूल करते हुए देखा है। 23 मुख्यमंत्री में बिहार में आज तक सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, और वो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में मुख्यमंत्री बनी थी। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। एज अ वुमन वो बहुत ही सक्सेसफुल है। उन्होंने एक बड़े परिवार को हमेशा जोड़ के रखा है, एक बहुत ही आइडियल पत्नी है, एक आइडियल माँ है। लेकिन ये बात भी फैक्चुअली करेक्ट है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो आज तक वी नेवर हैड एक कोई मुख्यमंत्री उम्मीदवार जिसके चेहरे पे ये महिला का उद्धार करने वाले लोगों ने चुनाव भी लड़ा। दिस इज नॉट इंक्लूजन। आपको इंक्लूजन करना पड़ेगा। इस नारे का क्या मतलब है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, वोट बैंक पॉलिटिक्स करने के लिए? हम आपको रियल मुद्दा बता रहे हैं कि अनलेस उनका इंक्लूजन हो, पुरुषों को मालूम ही नहीं है कि करना क्या है। आपके साथ कुछ ऐसा
अनुभव हुआ इन 5 सालों की राजनीति में बिहार में आने के बाद कि मतलब एक तो टीका टिप्पणियाँ होती हैं, एक दूसरा कि आप महिला हैं तो कुछ तो षड्यंत्र हुए या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं थी। हाँ, ऐसी झेलना बहुत पड़ा। चीज़ें हुई हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आप कभी नहीं भूल पाओगे? मतलब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम बोल नहीं पाएंगे। उसका कारण ये है कि हमें लगता है कि बोलना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज़ हुई है। और हम बस इतना ही कहेंगे कि ये जो पूरा जो एक माहौल है जो हमारे देश में आज चल रहा है वो एक महिला विरोधी माहौल है। जो नैरेटिव है वो बहुत ही पैटर्नलिस्टिक है कि हम दे देंगे इनको कुछ, हम ये कर देंगे इनके लिए। इस तरह पैटर्नलिस्टिक एक बिहेवियर है महिलाओं की तरफ। और जो टॉप हैं आप उन्हीं को देख लीजिए, उस पर कोई महिलाएं नहीं। और अनलेस आप महिला भी हैं और आप एक खास तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि सारे पुरुष महिला विरोधी हैं, नहीं। इट हैज नथिंग टू डू विद जेंडर। एक मानसिकता है, महिला विरोध की मानसिकता महिलाओं में भी उतनी ही ज्यादा है जितना पुरुषों में है। एक मानसिकता है, एक चिप है जो कि बचपन से इंस्टिल किया जाता है लोगों में। हम ऐसे पुरुषों को जानते हैं जो फेमिनिस्ट हैं, और हम ऐसी महिलाओं को भी जानते हैं जो रैकेट चलता है मुजफ्फरपुर में बच्चियों को उठाने का, उसका वो पार्ट है। सो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल। हम बस इतना ही कह रहे हैं कि जो रियल महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, उनका प्रॉब्लम्स समझने के लिए, उनका प्रॉब्लम्स में पॉलिसी मेकिंग में उनको स्थान देने के लिए उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। और आप ये भी सुनते होंगे कि हमने तो पंचायत में दे दिया रिजर्वेशन, और मुखिया पति वाली चीज शुरू हो गई है, तो दे फाइंड अ वे इन एवरीथिंग। ये तो ऊपर तक है ना, विधायक पति, सांसद पति। हाँ, पता नहीं, मतलब ये तो ऊपर तक है। और वो कहते हैं ना, वो हर चीज में अपना एक तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन इनका जो बेसिक है वो महिला विरोध का है। इनका कोर जो है वो महिला विरोध का है, और हमारे राजनीति में आने के बाद से वो और भी ज्यादा दिखार हो गया है। क्या सबसे ज्यादा परेशान करता है बिहार में आपको? हर चीज दुखी करता है जो? हर चीज। कॉन्शियसनेस नहीं है लोगों में भी, नहीं है जनता में भी, नहीं है अपने अधिकारों को लेके, नहीं है नेताओं में भी, नहीं है अपनी ड्यूटी को लेके, नहीं है। और सबसे ज्यादा जो चीज हमें इरिटेट करती है वो ये है कि जब नए लोग राजनीति करते हैं भ्रष्ट तरीकों से, हमें वो बहुत इरिटेट करता है। हमें वो एक ऐसी चीज होती है ना कि एक खास लीग ऑफ नेताज है, उन्होंने बहुत अप्स डाउन्स देखे हैं, और उन्होंने एक खास तरीके की राजनीति की है, हमेशा से की है, संघर्ष वाली राजनीति भी की है। और एक जो अपने आप को नया युवा कहने वाले लोग जो कभी बिहार में नहीं रहे। हम आपको एक फैक्ट बताते हैं, चिराग पासवान जी कभी बिहार में नहीं रहे, वो बाहर ही बड़े हुए हैं। क्या उनसे कभी ने पूछा, क्या उनके बारे में कभी किसी ने कहा कि जनता से कनेक्ट नहीं करते? आपने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि वो कनेक्ट कर रहे हैं? कैसे एज्यूम कर लिया? तो ये जो नए और युवा लोग हैं, ये जब उसी तरीके की राजनीति करते हैं, पैसे का तमाशा करके, कार्यकर्ता खरीद के, ये सब हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। ये दिखाता है कि अगर इस तरीके के लोग ही बढ़ रहे हैं बिहार में आगे, तो जो हम करना चाहते हैं वो और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। और वो सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, वो तो येन केन प्रकारेण इस बार भी जीता जा सकता है और जाएगा भी। वो है व्यवस्था बदलना। पर अगर फिर से लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत जाएंगे, जो भी जीतेगा, क्या आप मानते हैं कि आप जीत जाएंगी? हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ। सभी सीटें तो मतलब सभी सीटों पे तो नहीं अगर आप जीतेंगे। मानती हैं, वो आप नेता हैं, आपका मानना जायज़ है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो राजनीति है, मैं सही कहना चाहता हूँ, जितने भी आएंगे, पर कायदे से फिर क्या बदल जाएगा? फिर 5 साल तो वैसी ही चीज़ें रहेंगी। हमने आपको कहा ना कि जो सेल्फ मेड लोग होते हैं उनको संघर्ष करना पड़ता है राजनीति में। आप जब ये कहती हैं कि खासकर महिलाओं को लेकर के जो आपका विज़न है, उनके स्वावलंबन को लेकर के, वो बहुत आकर्षक है, किसी को भी अच्छा लगेगा। और इसमें एक बड़ी चीज़ है कि आप महिला हैं तो उन तकलीफ़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रही हैं। गांव में कोई पुरुष नेता जाता है तो वो
पुरुष नेताओं से गले भी मिल सकता है, चाहे कुछ भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए वो महिलाएं इतना एक्सेसिबल हैं कि वो कनेक्ट हो रही हैं, बता रही हैं। पर उनका नेतृत्व करने के लिए वर्तमान में आपकी पॉलिटिकल पार्टी में कितनी महिलाएं हैं वैसी जो सेम आपके जैसे कनेक्ट होती हों? हर व्यक्ति के कनेक्ट करने का अपना एक अलग तरीका होता है। हो सकता है कि आप पुरुष हैं लेकिन फिर भी आप महिलाओं से कनेक्ट करते हो। हमारे पार्टी में ऐसे पुरुष भी हैं जो महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए हमारी पार्टी में भी हैं। और शायद ऐसी महिलाएं होंगी जो कि साड़ी पहनती हैं, कहती हैं कि हम कनेक्ट करते हैं, बट मे भी नहीं कनेक्ट करती। हमने आपको कहा ना कि ये जेंडर पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये मानसिकता पे डिपेंडेंट होता है कि आपकी क्या मानसिकता है। ये हो गई पहली बात। हम सिर्फ महिलाओं के इंक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन पॉलिटिकल एम है वो बिहार को इंडस्ट्रियलाइज करने का है। ये हमारा मेन पॉलिटिकल एम है। आर्थिक विकास बढ़ाना पड़ेगा। महिलाओं को आप कैसे सशक्त करेंगे अगर आर्थिक रूप से बिहार सशक्त नहीं होगा? और उसमें हमने ये देखा है पिछले 5 वर्षों से कि इन जनरल जो पूरे बिहार की व्यवस्था चौपट है, स्थिति खराब है, उसमें स्पेसिफिकली जो कुछ खास वर्ग हैं, जो मार्जिनलाइज वर्ग है, ट्रेडिशनली जो मार्जिनलाइज रहे हैं, उनकी और महिलाओं की विशेष करके स्थिति खराब है। इसीलिए उस इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी हम ये नहीं चाहते कि महिलाओं का जो पूरा नैरेटिव है वो आज की तरह गायब हो जाए। हमने ये कहा था 2020 में भी कि हर जिले में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने पड़ेंगे। हर जिले में कम से कम 5000 एकड़ में उद्योग खोलने पड़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ तभी बिहार बदलेगा। पर कैसे उद्योग खुलेगा? आपके जो सीएम हैं, सीएम कहते हैं कि बिहार जो है वो लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। हालांकि एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है जहाँ से आप आती हैं, दरभंगा, वहाँ आईटी पार्क खुला है। और 18 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत सारी चीजें खुलती हैं जी। उसके बाद भले ही वो भवन ऐसे ही रह जाए, दिखने में तो सब कुछ चमचमाता हुआ ही दिखता है, बाहर से सब कुछ अच्छा ही दिखता है, वो चलता कैसा है वो इम्पोर्टेंट। और आपने नीतीश जी की बात की। देखिए, सिर्फ नीतीश जी की बात नहीं है, एनडीए ने भी ये बात कही, यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बीजेपी ने भी ये बात कही, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब भी कोई नेता रोजगार की बात करता है ना कि हम यहाँ पे ये कर देंगे या 5000 एकड़ में इंडस्ट्रीज बैठानी पड़ेंगी, ये फिर घोषणा जैसा साउंड करता है। 20 क्या है इसका? देखिए, सब जब भी किसी नेता नहीं, आज तक बस हम ही ने कहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे, हर जिले में बनाएंगे और मिनिमम 5000 एकड़ में वहाँ पे उद्योग लगाएंगे। पहली बात। बाकी जितने भी नेता हैं, पुराने जितने नेता हैं, उन्होंने 2020 में इस पर सफाई देनी पड़ी, क्योंकि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात उठाई तो नीतीश जी को भी सफाई देनी पड़ी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ समुद्र नहीं है, हम लोग लैंड लॉक्ड हैं। जो नए नेता हैं जिनका आप काफी बार नाम लिए हैं, उन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में कहा है कि ये लैंड लॉक्ड है, यहाँ नहीं लग सकता। यहाँ पे जो नॉर्डिक कंट्रीज में भी जो व्यवस्था होती है, CD रेशियो, क्रेडिट के बेसिस वाली जो इकोनॉमी होती है, समझिए कितना कर्ज है ये जानना पहले। कुछ भी फालतू बातें, मतलब आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक ज्ञान नहीं है और आप लोगों को ये भ्रम में डाल रहे हैं कि आप पढ़े लिखे हैं। मतलब हम भी नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमिस्ट हैं, आपको तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। राज्य लैंडलॉक नहीं होते हैं। इट्स सच अ स्टूपिड थिंग टू से। कंट्रीज लैंडलॉक्ड होती हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं। क्या हम वेस्ट बंगाल में एंटर नहीं कर सकते? अगर लैंडलॉक्ड की बात करनी है, कुछ भी बोल देना है। पहली बात, जिस नॉर्डिक कंट्रीज की ये चर्चा कर रहे थे, हम तो ये सोच रहे हैं कि इनसे सवाल पूछने वाले लोग कैसे हैं। दे डोंट क्रॉस क्वेश्चन ऑल्सो। नॉर्डिक कंट्रीज जो है वो पोस्ट इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज हैं, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, तब अब उनकी एक अलग इकोनॉमी है, क्रेडिट बेस्ड इकोनॉमी। सबसे पहले तो वहीं पे हुए थे ना। और आप जो है वो कह रहे हैं तो कि इंडस्ट्रीज बहुत लेट आई हैं। हमारे यहाँ तो आज तक इंडस्ट्रीज आई ही नहीं है। क्योंकि बंदूक से तो हमला अंग्रेजों ने ही किया था ना बिहार में। हाँ, बट हम नॉर्डिक कंट्रीज की बात कर रहे हैं। बिहार में तो आज तक इंडस्ट्रीज आई ही नहीं है। पहले जब छोटे मोटे जो कल कारखाने थे, जो चीनी मिल, ये तो छोटे कल कारखाने हैं। हम बड़े कितनी शुगर फैक्ट्रीज अभी रनिंग में है? ये लोग हर चुनाव से पहले 9 के आसपास, हर चुनाव से पहले ये लोग हर जगह पे वो इंजन वाली जो सीटी होती है, जो हमारा चुनाव चिन्ह है, ये बजवाते हैं। ठीक है। और कुछ दिनों सीटी लेके चलती है, मेरी नजर अभी गई। और कुछ दिनों तक वो चलता है
और फिर उसकी वही हल। हमने हर मिल में जाके वहाँ के जो लोग रहे हैं, जो बच गए हैं जीवित, बहुत बूढ़े हो गए, उनसे बात किया कि ये क्यों बंद हो गया। सिर्फ राजनीति की वजह से बंद हुआ है। ऑल ऑफ देम अक्रॉस बिहार, चाहे वो लालू जी के वक्त में बंद हुआ हो या नीतीश जी के वक्त में बंद हुआ हो, सिर्फ राजनीति की वजह से बंद हुआ है। और जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रीज ने, हम इंडस्ट्रीज इस वजह से लगा सकते, देखिए आपको 3 चीज़ करनी पड़ेगी इंडस्ट्रीज लगाने में। हम ऐसे ही आके और कुछ भी बोल के, बिहार जो कि स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे भ्रमण करने के लिए नहीं आए हैं। आई हैव अ वेरी सॉलिड प्लान। सबसे पहले तो आपको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर को आपको पुख्ता करना पड़ेगा, नहीं तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या लॉ ऑर्डर की हालत है आप जानते हैं। अभी तो पिछले हफ्ते गोपाल खेमका जी की हत्या हो गई। हम उनके घर गए, हम उनसे मिले, उनकी पत्नी से भी मिले। उन्होंने कहा कि अब बस एक बेटा बाकी। क्यों कहा? क्योंकि 2018 में उनके बड़े बेटे की हत्या हो गई थी और तभी भी आपने उनको सिक्योरिटी नहीं दी। उनकी सिक्योरिटी इन्होंने वापस ले ली। बिहार के एक इंडस्ट्रियलिस्ट की सिक्योरिटी इन्होंने वापस ले ली। और 6 महीने पहले जब उनके बेटे ने, छोटे बेटे ने कहा कि आप हमें सिक्योरिटी दीजिए, तो अभी तक वो जो फाइल में है उस पर विचार हो रहा है। और इनकी सिक्योरिटीज कहाँ है? टैक्स भरे जनता। और उसकी सारी सिक्योरिटी कहाँ है? नेता लोगों के गाड़ियों के आगे पीछे तमाशा करने के लिए स्कॉट चल रहा है। तो यही है, कौन इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा? वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट आप देंगे नहीं। यहाँ पे ये लोग चुनाव स्पॉन्सर करवाते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट से, कोई नहीं आएगा। दूसरी चीज, आपको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जमीन के भी तौर पे देना पड़ेगा। आपको इस तरीके की फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, उनको नज करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे आके इंडस्ट्रीज लगाएं। उसमें सरकार का बहुत बड़ा रोल होगा। लेन देन वाला रोल नहीं हो सकता, देन दे वोंट कम। और जिस तरीके का बिहार का इंप्रेशन है वो भी आप जानते हैं। उस तरीके का जब रेवेन्यू जनरेट होगा तब वो पूरी इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा। और ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो आपको हर स्केल पे लगानी पड़ेंगी, स्मॉल स्केल पे लगानी पड़ेगी, मीडियम स्केल्स पे लगानी पड़ेगी। इसमें एक सवाल फिर हो जाता है, आप पहले कंप्लीट कर लीजिए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं टिक नहीं, आप पूछ सकते हैं। नहीं, आप प्लीज कंप्लीट करिए। यही बात कह रहे थे कि आपको उस तरीके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ऐसे जुमले फेंक के और हम फ्रीबीज दे देंगे, फ्रीबीज अभी तो बिजली माफ कर दिया 125। नीतीश ये कर ही नहीं सकते। 1 अगस्त से कर रहे हैं। वो कर ही नहीं सकती, किसी और ने डिसीजन लिया है। He's always been against freebies. I'm telling you, वो उतना of all the netas that are there. You are saying that he is not capable to take of all the netas that are there, उन्होंने बहुत सिखाया है खुद को। He knows his job. He knows what he is doing. He knows economy to a very large extent. उस extent तक नहीं जो कि एक खास exposure आपको दे पाती। Of course, he is not that exposed. लेकिन ये बेसिक चीजें वो समझते हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीति ऐसे पहले के ट्रेडिशनल जो पॉलिटिक्स चलती थी उससे बदल गई है? क्योंकि अब हर जगह ये नहीं कहा जाता है कि हम आएंगे तो ये बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के नई शुगर फैक्ट्री लगा देंगे या कपड़ा मिल स्टेब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे है कि हम आएंगे तो हम आपको 1500 रुपये खाते में देंगे, जो जॉबलेस है उसको साल में 6000 रुपये अकाउंट में मिलेगा। मतलब पहले से पता है कि ये तो जॉबलेस रहने ही वाला है। हाँ, और ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हम आपको ये 5 किलो जो राशन है वो एकदम परमानेंट देते रहेंगे, इससे आपकी गरीबी बेहतर हो जाएगी। राशन भी मिलता नहीं है, उसमें भी बहुत पेश होते हैं, राशन सबको मिल नहीं पाता। हाँ, फ्रीबीज जिसको कहते हैं, फ्रीबीज, ये साउथ से आया है, नॉर्थ बिजली में दे दिया इन लोगों ने। ये नॉर्थ में आया है। नहीं, साउथ से नहीं, एक्चुअली सबसे पहले दिल्ली में ही शुरू हुआ था बिजली वाला। बट फ्रीबीज बांटने वाला जो है उधर टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीजें ये सब वो साउथ के इलाके में होता है। वो 500 रुपए में काम नहीं चलता है। कोई भी जो सीएम है और जो पढ़ा लिखा सीएम है या पढ़ा लिखा नहीं भी है, तो जो अपने आप को पढ़ाया है इन चीजों में, वो ये नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो पूरा भार है वो स्टेट पे जाएगा और स्टेट तब डेट में जाएगी। आप कहाँ से देंगे? True. आप बिजली कहाँ से देंगे? और नीतीश जी तो इसके बिल्कुल खिलाफ में रहे हैं। वो जब आए थे तब उन्होंने बिजली सारे लगवाए, बिजली बनाने के सारे अलग अलग उन्होंने खुलवाए, और उन्होंने उसमें ये स्पेसिफिकली कहा कि आप उनको ही स्ट्रेंथन करिए, उनको और स्ट्रेंथन करिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं फ्री बांटने की, वो हमेशा से कहते हैं कि मुफ्त में कुछ मत दीजिए। लेकिन पुष्पम जी, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब इतना बढ़िया आइडिएशन आप लेके चलेंगे बिहार के लिए, और
बहुत सारी चीज़ें आपको ख़राब ही लग रही हैं सरकार की, तो क्या आप मानती हैं कि सिस्टम चेंज की आपकी अपील उस समय रुक सकती है जब आप यह ना समझे कि बिहार में जातीय गणित बहुत हावी है, उसके इतर आप राजनीति नहीं कर सकती? मैं वैसी राजनीति नहीं करूंगी। अगर मैं आपसे रैंडमली पूछ लूं कि आपकी कास्ट क्या, आप नाराज हो जाएंगी? हाँ, मुझे लगता है कि मैं इस मामले में बहुत ही अम्बेडकरवादी हूँ। पर ये आपके और मेरे बीच की बात हो सकती है। ये सार्वजनिक रूप से लोग आपका कास्ट ढूंढते हैं। पहले पीके की कास्ट लोगों को नहीं पता थी, बाद में लोगों ने ढूंढ लिया कि प्रशांत कुमार पांडे हैं, ये किसके होंगे और किसके नहीं होंगे। उन्होंने हमेशा से जातिवादी राजनीति की है, तो उनका ढूंढा है कास्ट उन्होंने। और जाहिर सी चीज़ है कि वो जिस तरह का काम करके आए हैं उसमें उन्होंने टारगेट किया है जातियों को। जब वो स्टेज से कह रहे हैं कि जो शादी कराता है वही श्राद्ध कराता है, तो आप किस तरीके की राजनीति करें, सब समझ रहा है। आप लोग भी जागरूक लोग हैं, तो आप इसको कैसे पार करोगे? जनता भी जागरूक। देखिए, आप सबसे पहली बात तो मैं आपको ये कह दें कि इन चीज़ों के लिए स्पेस नहीं है अब बिहार में। ये हम आपको कह देना चाहते हैं। अब इन चीज़ों से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और जाति जब तक अधिकार दिलाने की बात रहे, एफर्मेटिव एक्शन की बात हो, तब तक वो सही है। लेकिन देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन एफर्मेटिव एक्शन एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में यही होता है कि आप वहाँ पे अपनी जाति का वोट लेके बैठ जाते हैं और आपको कभी भी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील ही नहीं होती कि हमें उनको घर में रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने की भी ज़रूरत है। और आपके लिए स्पेस कहाँ है? अगर आप इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, आपके लिए स्पेस, आप क्या बदल लेंगे बिहार में फिर? व्हाट आर यू गोइंग टू चेंज? पैसा फेंक के राजनीति करने से। अभी तो हमने हाल फिलहाल में सुना कि उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर जी ने कहा, आपने उनका काफ़ी नाम लिया है, तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने तीसरी बार लिया है पुष्पम। उन्होंने कहा, मैंने तीसरी बार नाम लिया। आपने तेजस्वी जी का नाम नहीं लिया अभी तक, नहीं लिया है ना? नहीं, आपने अभी लूंगा, अगले सवाल में लेकिन आएगा। आपने उनका काफी बार नाम लिया है, तो हम ये एक चीज कहेंगे कि अभी उन्होंने नए लोग हैं ना, नए लोगों का कंपैरिजन चल रहा है अभी। अगर किसी को भी ये लग रहा है कि वो और हम एक हैं, तो या तो वो प्रशांत किशोर जी को आज तक समझ नहीं पाए हैं, या तो वो हमें आज तक समझ नहीं। दोनों अलग अलग हैं, मैं समझ रहा हूँ, दोनों की आइडियोलॉजी। और अभी उन्होंने हाल फिलहाल में कहा कि बहुत ही एक शर्मनाक प्रदर्शन है जो कि वो पैसे का कर रहे हैं, जो कंप्लीटली गलत है राजनीति के लिए। जिस तरीके की कम आप नजर नहीं आ रही हैं प्रशांत से, ये तो मोरल करप्शन है ना। और फाइनेंशियल तो है ही, क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में कहा। पर सवाल ये भी हो जाता है ना कि एक नेता हमसे राय लेने के हमें 100 करोड़ रुपए देता है। उन्होंने दिल्ली की जो मीडिया, जो कि उनको इतनी पसंद करती है, जो कि एक व्यक्ति जिसने आज तक एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा, हम फेयर बातें कर रहे हैं, हमें कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है कि वो राजनीति करे, ही इज जस्ट वन ऑफ देम। मेरे लिए वो उनमें से ही एक है, और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की है वो उनमें से ही एक है। 100 करोड़ अगर आपको दे रही हैं, और आप तो चाणक्य हैं, खुद को कहते हैं, तो आपने 40 करोड़ रुपया टैक्स भरा। एक राय के अगर आपने 100 करोड़ लिए, तो क्या आपने 40 करोड़ रुपया टैक्स भरा? मतलब आपने तो इतने सारे राय दिए हैं लोगों को, मोदी जी को बनाया, नीतीश जी को बनाया, तो मतलब कि आप इस देश के, ममता जी को बनाए, नेता के बेटों को बनाए, नेताओं के बेटों को जी, तो आप तो इस देश के हाईएस्ट टैक्स पेयर होते। तो कहाँ है वो सब टैक्स का पैसा? तो काला ही धन होगा। तो ये जो पूरा एक तमाशा चल रहा है, जिनकी होर्डिंग उतनी ही बड़ी लग रही है जितने की माननीय प्रधानमंत्री जी की होर्डिंग लगती है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? और जो इतना मंत्र मुग्ध है दिल्ली के लोग। ये सवाल कर रही हैं आप? कर ही रही हूँ। अरे क्या आप उनके फंडिंग का सोर्स जानना चाहती हैं? बताना ही चाहिए। और ईडी को भी हम तो पहले दिन से बता रहे हैं। क्या बताती हैं? क्या आपको हमारा पैसा और उनका पैसा एक ही जैसा दिख रहा है? नहीं, मान लेते हैं कि नहीं दिख रहा है, लेकिन स्पष्टता क्या है? क्या आपने अपने स्टेटमेंट्स को सार्वजनिक किया? आपने बताया कि सभी स्टेटमेंट सार्वजनिक है, तभी तो इलेक्शन कमीशन ने हमें सीटी भी दी है, और हमारा उस तरीके का डिस्प्ले भी नहीं है। इट्स ऑल इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। हमें तो लोग कहते हैं कि आप मीडिया मैनेज क्यों नहीं कर लेते, उसी से तय हो जाना चाहिए था। हमने एक ऐड दिया था, कोई करोड़ों का ऐड नहीं था वो। कितने लगे थे वैसे पूरे देश भर में ऐड करने का? कहाँ किया था आप लोगों ने? हर जगह दिया था, पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में नहीं,
जो हमारे जहाँ भी बिहार में टारगेट था, दिल्ली में तो था, जो हमारे टारगेट जो एरियाज थे वहां पे था। यही दोनों जगह है जो टारगेट होता है और क्या होता है। तो हमने वो एक ऐड दिया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, सारा क्राउड फंडिंग का पैसा था। और तब आज तक हमसे ये बोला गया कि इन्होंने करोड़ों का ऐड दिया। करोड़ों का ऐड नहीं था वो, लेकिन जो इस तरीके का डिस्प्ले कर रहा है उससे कोई प्रश्न नहीं पूछ रहा कि पैसा कहां से आ रहा है। दे डोंट इवन क्रॉस क्वेश्चन हिम, कहां से पैसा आ रहा है। ईडी को तो जांच करने की जरूरत है ना कि 40 करोड़ क्या उन्होंने टैक्स का भरा। और नीतीश जी से भी पूछने की जरूरत है कि आपने जब उनको रणनीतिकार रखा था तो कितने 100 करोड़ दिए थे क्या एक राय के। यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई इंटरव्यू, जब मैं प्रशांत के साथ इंटरव्यू करूंगा, डोंट वरी। आपने प्रशांत की बहुत बात की, अब मैं आपसे, मतलब आपने ऐसा इल्ज़ाम लगाया मुझ पर, कहा आपने, तो मैं कह सकता हूँ कि नीतीश, तेजस्वी, चिराग, पीके सभी आप कहती हैं कि पुराने सिस्टम वाले लोग हैं, उस हिसाब से चलते हैं। क्या आप मानती हैं कि बदलाव बिना गठबंधन और बिना जमीनी साझेदारी के बेहतर हो सकता है? मुझे ये नहीं लगता कि, मैं ये भी आपको कहना चाहूंगी और क्या आप भविष्य में कभी गठबंधन करिएगा? ऑनेस्ट मैं आपको जवाब देना चाहूंगी, ये जो ये पीके बोलने का जो तरीका है वो बहुत एब्सर्ड है, बिकॉज इट्स सो इनफॉर्मल। ही इज वन ऑफ द पॉलिटिशियंस, उनको तो उनके पूरे नाम से बोला, मतलब हो सकता है कि आप उनके दोस्त हो, हम समझ सकते, तो दोस्तों को बोलते हैं ना। अब इनका नाम अनिल है तो हम इनको बोलेंगे ए हाउ आर यू। दुनिया उनको पीके ही कहती है, जो भी कहती है, ये एक इनफॉर्मल तरीका है और मीडिया को नहीं कहना। प्रशांत किशोर जी। और आपने वापस लेता हूं यहाँ, और आपने जो ये सारे नाम लिए, हम क्योंकि हम आपसे इतना फ्रेंडली तरीके से बात कर रहे हैं इसलिए हम आपको ये कह रहे हैं। नीतीश जी, तेजस्वी जी, चिराग पासवान जी और प्रशांत किशोर जी, ये एक सेंटेंस में नहीं फिट होते। नीतीश जी इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पिछले 20 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी जी का आप नाम ले भी सकते हैं क्योंकि जो आज सबसे बड़ी पार्टी है उसका वो चेहरा है। हमसे लोग तेजस्वी जी और चिराग जी का भी एक साथ नाम लेते हैं, हमें लगता है वो भी गलत है क्योंकि चिराग जी का 5000 का स्ट्रेंथ है और आपको पसंद हो या नहीं, किन्हीं को भी पसंद हो या नहीं, तेजस्वी जी का स्ट्रेंथ है। उनको, वो अब एक एस्टैब्लिश नेता हैं। हमने ज्यादा इनका इस वजह से नाम लिया क्योंकि आपने इनको काफी मेंशन किया। नहीं तो क्या है कि मैं सोचा कि मैं आप ही से बात कर रहा हूँ तो क्यों इनके बहुत सारे नाम लो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं तेजस्वी और चिराग पे लंबी बातें कर सकता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि उनकी भी बात होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर आप बताइए तेजस्वी कैसे लगते हैं आपको? रिडंडेंट है कि वो हमें कैसे लगते हैं, क्योंकि ये तो जनता को कैसे लगते हैं। ओवरऑल उनकी पॉलिटिक्स का देखिए, हमें ये ऑनेस्टली लगता था कि वो युवा है। हमने अभी आपको कहा कि युवा लोगों को नए तरीके से राजनीति करनी चाहिए और ये उनसे एक्सपेक्टेड भी था कि वो नए तरीके से राजनीति करेंगे, लेकिन आज तक जो उनका ढर्रा है वो उसी तरीके का है। सिर्फ नजर आ जाने से युवा कोई युवा नहीं होता, युवा की एक सोच होती है। पर आप ये भी कह रहे हैं कि स्टैब्लिश तो वो है, पॉलिटिशियन है। स्टैब्लिश तो वो है। अरे 243 विधायक है, तो क्या 243 विधायक सारे बिहार बदल दिए हैं? एस्टैब्लिश्ड, दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड बिकॉज वो विधायक है। तेजस्वी जी इसलिए एस्टैब्लिश्ड है क्योंकि उनके पास एक वोट बैंक है, स्ट्रॉन्ग वोट बैंक है। एक पार्टी है, उसके मुखिया हो चुके हैं, सबसे बड़ी पार्टी की मुखिया वो है सबसे बड़ी पार्टी की मुखिया, क्योंकि पीपल लाइक हिम, जो उनके लोग हैं वो उनको पसंद करते हैं। और लालू जी को मोर और लेस उन्होंने रिप्लेस कर दिया है, ये एक ट्रूथ है। और उनसे ये एक्सपेक्टेड है, अगर उनको किसी भी वजह से, परिवार की वजह से इजी रहा है उनके लिए कि माँ बाप सब पॉलिटिशियन, चीफ मिनिस्टर्स, तो आपको वो मिल गया है। बिहार को ध्यान में रख के, बिहार को एम बना के और एक अलग तरीके की राजनीति उनको करनी चाहिए। वही सारी राजनीति नहीं करनी चाहिए, देन इट्स ऑल फ्यूटाइल। आपका युवा होना इज फ्यूटाइल। आप दिखते युवा है लेकिन आपकी सोच युवा नहीं प्रतीत होती। तो उनका ये जो हाईली एडुकेटेड ना होना, जो आई थिंक कुछ लोगों के लिए प्रायोरिटी भी है, कुछ लोगों के लिए नहीं भी है, क्या आपको वो लगता है कि उसका एक कारण हो सकता है? देखिए, 2020 में सबसे पहले हम ही ने ये बात बोली थी कि वो एजुकेटेड नहीं है, और हम जनता के पास गए और जनता ने अपना मैंडेट दिया कि चलिए जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं उनको, ही इज आवर रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज देयर डिसीजन। सेकेंडली, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कौन एजुकेटेड है?
सिर्फ एक कागज की डिग्री पे अगर आपने पढ़ाई कर भी ली, अगर आज ये 10th पास कर गए रहते, इन्होंने अपना 10th पूरा 12th कर गए रहते, इट्स नॉट अ बिग डील। उनके घर में जो बाकी सारे बच्चे हैं सबने किया ही है। अगर ये कॉलेज की डिग्री भी ले लिए रहते, ठीक है, तो क्या उतना ही सफाइस होता, उतना ही काफी होता? या बाकी जो लोग हैं जिनके इस पॉइंट को नहीं उठाया जा रहा, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास अगर एक डिग्री है भी तो इज दैट इनफ? इज दैट इनफ टू बी एजुकेटेड? ये दिस इज अ क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क। बिहार में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही पता है कि डिग्रीज कैसे मिलती हैं, एवरीवन इज एजुकेटेड। आपको हमने शुरुआत में यूनिवर्सिटीज की बात बताई थी। यूनिवर्सिटीज में जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं उनसे ज्यादा बेहतर वो प्रोफेसर्स कर रहे हैं जिनके पास कॉन्टैक्ट्स हैं। ये हम आपको, ये दिस इज अ फैक्ट, ये ऐसा है। जो बेस्ट प्रोफेसर्स हैं जिनके बच्चे IITs में भरे हुए हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो उनके पास भी डिग्री है, इनके पास भी डिग्री है। बिहार में सिर्फ डिग्री होना डज नॉट सफाइस। तेजस्वी जी के पास डिग्री नहीं है और चिराग पासवान जी उनके पास भी डिग्री नहीं है। और आजकल तो पूरे देश भर में सिर्फ डिग्री हो जाना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। हाँ, चिराग पासवान जी के पास भी डिग्री नहीं है। और कौन युवा है? कन्हैया कुमार जी के पास डिग्री है, उन्होंने JNU से पढ़ाई की है। प्रशांत किशोर जी के पास क्या डिग्री है हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। बट दैट डज नॉट सफाइस। युवा अगर आप है, आपका व्यवहार भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे तो ऐसा है ना कि अगर आपने अंग्रेजी बोल लिया तो आप पढ़े लिखे हैं। जब चिराग ये जो 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, मंत्री भी हैं वो, और जैसा कि उनके साथ कई बार उतार चढ़ाव हुए हैं, बेसिकली आपको उनकी राजनीति पॉलिटिक्स क्या नज़र आ रही है? क्या आपको लग रहा है कि वो शैडो बन के आ रहे हैं कि नीतीश कुमार को डाउन करे, जैसा कि 2020 में उन्होंने किया? क्योंकि तभी बीजेपी से कोई डायरेक्टली उनको कुछ कह नहीं रहा है, मिनिस्ट्री से भी नहीं हटा रहा है। एक्टिंग जैसी राजनीति उनकी नजर आती है। वो राजनीति में जो बोलते हैं, जो करते हैं, एक्टिंग रहता है सब कुछ। वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर देते हैं। अभी स्ट्रॉ पीने की बात को, स्ट्रॉ से सत्तू पीने की बात को भी उन्होंने जस्टिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मॉडर्न ये कर रहे हैं सत्तू का। अरे सत्तू का अगर आपको मॉडर्नाइजेशन करना है तो स्ट्रॉ लगा के पीने से नहीं होगा। आप उसको किस तरीके से मार्केट इकोनॉमी में और भी फैला सकते हैं, इससे मॉडर्नाइजेशन होगा। दैट्स योर जॉब। यू आर नॉट एन एक्टर। तो आप एक पॉलिसी मेकर हैं। आप ये कह रहे हैं कि उनकी एक्टिंग अब तक खत्म नहीं हुई है पॉलिटिक्स में आने के बाद? जो भी समझदार आदमी है वो तो देख ही रहा है ना कि एक्टिंग है। और बाकी अब कोई अंग्रेजी बोल ले रहा है और उनको कह रहा है कि अरे आप बड़े ही, मतलब मीडिया के लोग उनको कह रहे हैं कि आप बड़े ही डैशिंग दिख रहे हैं। कम ऑन, ये आप कैमरा ऑफ करके उनको कह दीजिए कि आप बहुत ही डैशिंग दिख रहे हैं। आप उनसे हार्ड क्वेश्चंस पूछिए। आप कहते हैं कि आप आसमानों के नेता हैं, दिस इज व्हाट ही सेज। पिछले, हमने तो अभी आपको इतने सारे इंसिडेंट्स गिना दिए, पूछिए इसमें से किसी में भी क्या वो गए थे? इसमें से क्या वो किसी में भी गए, किसी भी परिवार के परिजनों से क्या वो मिले थे? ये प्रश्न कौन पूछेगा? ये उनसे पूछने की जरूरत है। हर बार जब चुनाव आता है विधानसभा का, वो यही सब करते हैं। 2020 में भी उन्होंने यही सब किया। हम हनुमान हैं और तो क्या है, नहीं है, यही सब करते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हम तो बहुत ही पढ़े लिखे हैं क्योंकि हम अंग्रेजी, आप इसीलिए अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि आपके पिताजी रामविलास पासवान जी थे, उनके पास वो सारी सुविधाएं थी, उतने पैसे थे कि वो आपको एक अंग्रेजी स्कूल में भेज सके। बस इसीलिए आप अंग्रेजी बोलते हैं। और अंग्रेजी बोलने का मतलब पढ़ा लिखा होना नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप खुद ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आधार और जो राशन कार्ड है उसे भी कंसिडर किया जाए, ठीक, लेकिन ये सब हटाए जा रहे हैं। बहुत सारे वोटर्स को ख़त्म करने की कोशिश चल रही है, जैसा कि पिछले दिनों आपने दूसरे राज्यों में भी देखा होगा। क्या आपको लगता है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं या इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, अगर वो वैसा ही रहा तो बिहार में बहुत सारे वोट काटे जाएंगे? देखिए, बिहार के चुनावों में इतना खेल होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत कुछ होता है। लाइक वो जो कहते हैं ना, एक जो वर्ड होता है घिना देना, वैसा हो जाता है सब कुछ। और इस तरीके से ये भी एक चीज़ प्रतीत हो रही है क्योंकि इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है। लोगों तक ये बात पहुंचेगी कैसे कि वोटर बनना है? अब जो पार्टीज़ हैं जिनके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैडर है,
वो तो अपनी बात पहुंचा देंगे। क्या हम ये मान लें कि जहाँ पे जनगणना होने में 1 साल लग गया, वहाँ पे काम 20 दिनों में हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत एफिशिएंट हो गया है सिस्टम। हम चाहेंगे कि ऐसा हो जाए, लेकिन इतने ये करना था तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले किया जा सकता था। लेकिन इतने कम वक्त में क्यों ये निर्णय लिया गया? और जब बाकी सभी पार्टियों ने अपनी खिलाफियत दर्ज की तो उसमें एक पार्टी थी जिसने इसके खिलाफ में कभी कुछ नहीं बोला। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उनको क्यों इतनी एश्योरिटी थी कि उनका इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा? उसके बाद कोर्ट ने अभी डिसीजन ले लिया है कि किया जाए, तो ठीक है, उनका डिसीजन सर आंखों पर करना चाहिए अगर उनको लगता है कि उनमें ये एफिशिएंसी है। लेकिन बाकी और भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं चुनाव के वक्त में जो फेयर नहीं होती हैं। एक ये भी आर्गुमेंट था कि बाहरी लोग हैं, उनके तो वोट काटने चाहिए, हटा ही ठीक है, हम मान लिए ना कि बाहरी लोग हैं, बट हम सब अभी क्यों करना है? हाँ, पहले क्यों नहीं? सवाल ये भी है पुष्पम कि मैं खुद बिहार से आता हूँ और पंजाब में परवरिश हुई, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली का आधार कार्ड और वोटर कार्ड है। मैं दिल्ली के चुनाव में वोट करता हूँ, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा। मैं भी तो वहाँ के लिए बाहरी हूँ ना। तो जो लोग यहाँ पे हैं उनके वोट काटने का क्या सेंस बनता है? आप दिल्ली में तो और बनवाते हो। कोई सेंस नहीं है। और अगर रिवीजन करना था, रिवीजन मेक सेंस कि आपको हर डेटा रिवीजन होने चाहिए, हर डेटा रिवीजन होने चाहिए, बट इतना नज़दीक रिवीजन नहीं होना चाहिए था, वो पहले से होना चाहिए था। इसमें बहुत ही देरी कर दी गई, और ये जिस भी वजह से देरी की गई है, अगर इसके पीछे कोई अल्टीरियर मोटिव है तो अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक जरूरी और आखिरी सवाल कि 2025 का चुनाव अब मुहाने पे खड़ा है बिहार। देश में जब कहीं चुनाव नहीं होते हैं तो बिहार में चुनाव होते हैं, और जब बिहार में चुनाव होते हैं तो पूरे देश भर के नेता बिहार में होते हैं, और देश भर के पत्रकार भी, और देश भर के पत्रकार भी। उसमें से एक हिस्सा मैं भी हूँ। हमारा काम आपको क्या लगेगा, कैसा लगेगा, ये तो आप बाद में तय करिएगा। पर मेरे इंटरव्यू में ये मुझे लगा कि मैं आपसे पूछूं कि 2025 में जब इतनी भीड़ होगी तो उस भीड़ में आप अपना घोड़ा कैसे दौड़ाएंगे और सीटी कितनी तेज से बजाएंगे कि जनता तक पहुंच पाए? देखिए, हमारा जो इलेक्शन कमीशन से हमने मांगा कि हमें सीटी दी जाए, और सीटी एक ऐसा सिंबल है जो कि सिर्फ दिखाई नहीं देता, सुनाई भी देता है। तो गूंज तो सीटी की बहुत दूर तक गूंज जाएगी, पहुंच जाएगी। हाँ, लेकिन बहुत भीड़ है, और हर जगह बहुत भीड़ है। आज ऐसा हो गया है, चाहे वो राजनीति हो या मीडिया हो या कोई भी क्षेत्र हो, जो मोती है और जो कीचड़ है, चाहे शिक्षा, सब मिल गया है। और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप कह सकते हैं जनता की भी, जो प्रबुद्ध लोग हैं प्रॉब्ली उनकी भी, अगर हैं, अगर बच गए हैं इस देश में, उनकी भी, कि ये जो पिछड़े लोग हैं, जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो सेक्शंस हैं, जो बहुत ही शिक्षित सेक्शंस नहीं हैं, उनको इसमें डिफरेंशिएट करने में वो मदद करें। क्योंकि सरकार ने तो जनता को आज तक उस तरीके की शिक्षा ही नहीं दी कि वो कर पाए। तो इस भीड़ में हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हम कीचड़ में मिले नहीं, और अगर मिल भी गए फिर भी मोती वाली चमक बरकरार रखें। ठीक है, एक और आखिरी सवाल, आप क्या भविष्य में या इस बार यदि कुछ सीटें आ जाएं, गठबंधन करेंगे आप? देखिए, हमने पिछले 4 महीने में नहीं भी कुछ तो 400 बार ये कहा है कि अगर कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, हम भी ये बात समझते हैं कि जो गठबंधन है वो वास्तविकता है देश की, और हमने बार बार कहा है कि हम गॉड कॉम्प्लेक्स वाले लोगों में से नहीं है। आई गेट दैट। और इसीलिए अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, जिस तरीके से कभी नीतीश जी ने बनाया लोगों के साथ, बिहार के विकास को ध्यान में रख के, आज तो ये बात साफ है ना कि नीतीश जी को ऑफ ऑल द नेताज बिहार के विकास से कोई लेना देना हुआ करता था। अगर आप उनके शूज में स्टेप इन करना चाहते हैं, उनका शूज फिल करना चाहते हैं, चाहे तेजस्वी जी हों या एनडीए हों, जो एनडीए के नेता हैं, तो आपको वो विजन डॉक्यूमेंट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में बनाना तो पड़ेगा ना। दिस इज द टाइम। अगर वो बनाएंगे जो कि हमारा जो विजन है उससे मैच करेगा, तो हम गठबंधन करेंगे। लेकिन कोई भी ये करते हुए नजर नहीं आ रहा है। उनको काफी कॉन्फिडेंस है कि उनका वही पुराना धर्म और जाति वाला जो भी मुद्दा है वो काम कर जाएगा। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। ठीक है,
बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे तमाम सवालों को सुनने के लिए भी। थैंक यू शुक्रिया। सो मच। थैंक यू। कैसा लगा अब आपको हमसे बातचीत करके, ये भी बताइए। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अलग लगा और हमने बहुत गंभीर बातें की। ये मौके हमें बहुत कम मिलते हैं। बातें तो बहुत सारी होती है, पत्रकारों के साथ बहुत गंभीर नहीं होती है, तो अच्छा लगा बहुत। शुक्रिया। थैंक यू। तो फिलहाल इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप मुझे मॉल्टेक्स पर देख रहे थे। जैसा कि हमारा शो है ऑन द रिकॉर्ड, जिसमें हम लोग सवाल बिना शेयर किए हुए ऑन द रिकॉर्ड बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि सब आ जाए। और बिहार इलेक्शन स्पेशल सीरीज़ है ये, तो देखिए और अच्छा लगे तो आगे बढ़ाइए। शुक्रिया।